अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। आपकी कोई फरमाइश हो खान साहब, मेहदी हसन खान साहब की गज़लों गानों में से, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन अपने शो में उन्हें याद करते रहेंगे। इसका मतलब है देयर इज़ गोइंग टू बी सम अमेजिंग म्यूजिक इन द शो। ओह यस, यू कैन बिलीव दैट, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक झलक आपको दिखाई दी है। अच्छा जी, आपको पता है कि सोशल मीडिया पे कोई बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें शुरू हुई होती हैं, ट्रेंड्स हो जाते हैं और लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने आपको दिखाया था वो बॉटल कैप ओपनर चैलेंज था, उससे पहले वो कीकी चैलेंज था, बड़ा डेंजरस था। बहुत सी इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। तो आजकल एक और कौन सा चैलेंज है, आइस बकेट चैलेंज। आइस बकेट चैलेंज तो पुराना हो गया, लेकिन डिड यू एवर डू इट? नहीं, आई नेवर डिड। मैंने भी नहीं किया था। आई नेवर डिड इट, नीदर डिड आई वेंट फॉर कीकी चैलेंज, गो फॉर कीकी चैलेंज। नो, कीकी चैलेंज तो हमने मना किया था। आई रियली थॉट कि मुझे करना चाहिए, लेकिन बस कुछ मौका बना नहीं, इसलिए अभी भी टाइम है। वैसे अभी भी लोग कर रहे हैं, अपने मुख्तलिफ किस्म के बॉटल कैप चैलेंजेस अपलोड करते हैं। अब तो ऐसे करके बॉटल आगे रखते हैं, दूसरा हाथ लाते हैं और ऐसे खोल भी देते हैं, तो बड़े तरीके हैं। सलमान खान वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन अभी हम बॉटल कैप चैलेंज की बात नहीं कर रहे। अच्छा। अभी हम कर रहे हैं एकदम से, जब आप सुबह उठे, इनफैक्ट मैं कल उठा तो मुझे लगा कि मैं कोई 50 साल बाद उठ रहा हूँ या कोई 25 साल बाद उठ रहा हूँ। फेसबुक देख के ये एहसास हुआ, क्योंकि मेरी सारी टाइमलाइन अचानक से बुरी हो गई थी। हाँ, तो अचानक से कुछ हुआ था। ये तो बिल्कुल आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक फेस ऐप आया हुआ है आजकल, जो कि आप अपनी कोई तस्वीर उसमें डालें या किसी की भी फॉर दैट मैटर तस्वीर डालें, तो ये आपको बूढ़ा भी आप अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने आप को बहुत यंग भी देख सकते हैं। तो बड़ी उसमें ऑप्शंस हैं। ऑब्वियसली जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं या हमसे ज़रा छोटे हैं, उन लोगों को बड़ा शौक हो रहा है बूढ़ा बन के देखने का कि हम ज़्यादा बूढ़े कैसे लगेंगे। ये लें जी, कुछ सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें आपके सामने। कुछ सेलिब्रिटीज़ अपनी तस्वीरें खुद शेयर कर रहे हैं, कुछ उनके फैंस जो है वो लगा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि अपने वालिद साहब से मिल रहे थे। ऐश्वर्या राय बच्चन, एंड आई थिंक शी लुक्स ब्यूटीफुल स्टिल। हाँ, कोई बूढ़ी अंग्रेज खूबसूरत लोग जो होते हैं ना, बूढ़ी अंग्रेज लग रही है वाकई। तो अक्षय कुमार को भी आप देख लें कि ये कैसे लग रहे हैं। ये मुझे लगता है ऐसे ही लगते हैं। बहुत ज्यादा बूढ़ा अपने आप को किया नहीं, क्योंकि उस ऐप में भी ऑप्शंस है ना, आप 50 साल आगे भी जा सकते हैं। आतिफ असलम को ना मिस करो अब्दुल्ला, आप 30 साल आगे भी जा सकते हैं। असलम लुक्स वेरी नाइस। He does. तो और मुझे लगता है कि वो ऐसे ही ही लगेंगे अगर इनके सर पे बाल रहे बरकरार बुढ़ापे में। एक जो मसला मुझे नजर आ रहा है ना इस ऐप में, वो ये है कि जो भी बूढ़ा हो रहा है उसके सर से बाल नहीं जा रहे, क्योंकि मर्द हजरात में वैसे इन्हें ये फीचर रखना चाहिए था कि आधा गंजा कर देते, बालों की थिनिंग जरूर करते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बाल जाते नहीं। आप देख लें कितनी प्यारी लग रही है वो। मेरा ख्याल है इकरा जो है वो, एक तो मुझे यकीन नहीं है कि वो कभी बूढ़ी होंगी, लेकिन प्यारी लग रही है। फिर भी महविश हयात लुक सो नाइस। देखिए, ग्रेसफुली बुढ़ापा हो ना आपका, या फिर किसी ऐप के थ्रू, तो फिर आप अच्छे भी लग सकते हैं। भाई ये तो वैसे ही है तकरीबन, मेरा ख्याल है। बस थोड़े से रिंकल्स आए हैं, वो तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। माहिरा भाई देखो, अब माहिरा के बाल देखें सारे काले हैं। नहीं तो ऐप भी ना मानी कि माहिरा बूढ़ी हो सकती है, भी ना मानी बूढ़ी हो सकती है ऐप। और एक इंटरेस्टिंग बात जो कर रही है ऐप, खवातीन के बालों का रंग ज़्यादा तब्दील नहीं कर रही, क्योंकि आपको पता है कि खवातीन अपने बाल वगैरह डाई कराती हैं। वैसे तो मर्द हज़रात भी कराते हैं। हाँ, मतलब बात तो आपने लेकिन मुझे लगता है कि मर्द ज़्यादा ग्रेसफुल लगते हैं अगर वो बाल डाई ना कराएं। अच्छा, सबा कमर लुक्स वेरी हॉट, और मेरा ख्याल है कि ये बूढ़ी भी हो जाएंगी तो काफ़ी अच्छी लगेंगी। थोड़ी मडोना का बुढ़ापा लग, वो उनका कौन सा बुढ़ापा है? सज्जल मुझे लगता है कि अपनी अम्मी जैसी लग रही है इस टाइम। उनकी अम्मी की एक तस्वीर एक ज़माने में उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की थी, बट शी लुक्स वेरी साउथ एशियन अम्मी टाइप शक्ल, बूढ़े होके। बट वी आर ऑल गोइंग टू लुक लाइक अदर। खान तो नहीं हो सकते ना बूढ़े, ये वो लोग हैं जिन्हें इस फहरिस्त से निकाल देना चाहिए। वैसे आई एम सॉरी एंड विद ऑल ड्यू अपॉलजी, सलमान खान ऐसे ही है, ही इज नॉट दैट यंग। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है अगर 50 से ऊपर वो जैसे हैं वो अब हैं, अब उससे ज़्यादा क्या नहीं, मेरा नहीं ख्याल है वो बूढ़े होंगे। इतने ज़्यादा रिंकल्स कभी नहीं आएंगे उनके चेहरे पर। करीना कपूर खान जो है, फवाद खान सबसे ज़बरदस्त। ये आदमी बूढ़ा होके भी अच्छा लगता है, अंदाजा लगाए और नाराज़ हो जाए इनसे, मतलब कि ये क्या मजाक है। अव्वल तो पहले मुझे इस ऐप पे बहुत एतराज़ है कि सारे आदमियों के बाल चेक करें ज़रा, बुढ़ापे पे। ये लो फरहान के बाल देख लें आप लोग, मतलब अभी इतनी जद्दोजहद हो रही है, पापड़ बेले जा रहे हैं कि बालों को मेंटेन किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि 30 साल बाद ये बाल होंगे? नहीं, बाल या तो फॉर दैट मैटर मेरा ख्याल है मोहम्मद आमिर को बहुत ही ज़ईफ बना दिया। बूढ़ा तो बूढ़ा होता है, ये 50-60 नहीं 80 के गेड़े में आ गए हैं। 80 की तिहाई में अपनी जिंदगी के 80 बहारें देख चुके हैं। अच्छा, दोबारा शादी हो रही है, बेचारों की शादी की आपने तस्वीर ही बूढ़ी कर दी। अच्छा, और कोई भाई हमें कोई अपने पॉलिटिशियंस वगैरह देख ले जो बूढ़े ना हो। एक्चुअली तो है ही अच्छी, तो वेरी नाइस। यानी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हमने ना अपने दिल की भड़ास निकाल के उनको बूढ़ा कर दिया है।
और अपने कुछ लोगों को भी। ये आलिया कौन है? भट्ट आई गेस 10 साल बाद ऐसी लगेंगी जैसी दिख रही थी हमने आलिया जो भट्ट को दिखाया कुछ था। 100 साल अभी लगेंगे बड़े बूढ़ा होने होने में। में। पहले और वो फिर बड़ी 150 होंगी, साल बूढ़ा होने में। फिर वो बूढ़ी होंगी, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है उनका। इट्स गोना टेक अ व्हाइल। अच्छा ये तो आपने देख लिया, लेकिन हर चीज़ की आपको पता है ना कुछ हकायक होते हैं जो हम अपनी नज़रों के सामने होते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, और स्पेस आपके साथ भी कुछ ऐसा ही अच्छा, हुआ। एक और तस्वीर रह गई है, जल्दी से दिखा दें प्लीज। ये देखें, भाई ये भी एक माशाल्लाह। तरह का बुढ़ापा है। अब्दुल्ला, सो अनफेयर। अपने बाल देखो यार, ऐसे नहीं रह सकते, मैं आपको दिस बता इज रहा हूँ। ये तो आजकल नहीं रहते। ये तो आजकल नहीं है, तो अगर साल पुरानी तस्वीर है तो बाल तो हर रोज कम हो रहे हैं। लेकिन आपने पोस्ट भी बूढ़ों वाला सही, मेरा ख्याल है आप तब भी कोई मॉर्निंग शो कर रहे होंगे। मुझे शक जियो है आप दोनों पाकिस्तान इन 2049 और 50 मे बी। नहीं, बहुत ही ज्यादा आगे चले गए हो। तब तक ज़्यादा तो आगे। ज़ईफ हो चुके होगे, तब तक ज़ईफ बिल्कुल हो ही चुके लड़खड़ा रहे होगे। अभी तो फिर भी थोड़े से यंग बूढ़े लग रहे हो। सो दैट्स अच्छा मेरे पास भी एक और तस्वीर है वैसे। ओह गॉड, प्लीज नॉट माइन, प्लीज मेरी ना दिखाएं करना, ना, मेरी दिखा बहुत दें। ही। मैं ओ कितनी अच्छी लग माशाल्लाह रही भाई, हूँ। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। आप तो मुझे कहीं से नहीं लगनी बूढ़ी वैसे वैसे। अब्दुल्ला, आई एम सॉरी, यू लुक एट यू एंड लुक एट मी। मैं कूल लग रही हूँ बूढ़ी, एंड यू और लुक लाइक अ मैं बुड्ढा। आपका दादाजी लग रहा हूँ इस तस्वीर आप में भी। वाकई मेरे दादे तो है ही। नहीं लग रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी विद दिस पिक्चर। थैंक यू गाइस, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तो अनफेयर बस बात और हो कोई गई। ना दिखाना, ये इतनी काफी unfair है। बात हो गई है। अरीज, मैंने वैसे आपको सही एक बूढ़ी करके तस्वीर भेजी थी हुमा की, वो नहीं आपने दिखाई, वो आपने आगे छुपा चलते हैं। दी। हमने बारिशों की भी बातें करनी है, बहुत बारिशों सी की बातें बातें करनी करनी है है, हम लेकिन लोग। इस ऐप से मुताल्लिक मैंने एक बात जरूर आपको बतानी है कि और ये देखे ना, ये हुई ना बात। हाय, कितनी दोनी ये है। हुई बात। ये कौन है? ये हुई ना बात। नहीं, 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 हुई ये ना मैं नहीं बात, जानती इसको। ये हुई ना बात। और इसके दांत देखो। हाँ माशाल्लाह तकरीबन गिरने वाले हैं। लेकिन अब्दुल्ला, मेरे बाल हैं फिर भी। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माय हेयर। बाल अच्छा। रहने चाहिए, बाकियों का जब भी आप करेंगे। इंस्टॉल करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ होती हैं जो हम हमेशा की तरह इग्नोर कर देते हैं, और वो हम क्या- ओके पे चले जाते ओके पे हैं। चले जाते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में ये ऐप आपसे अनकंडीशनल एक्सेस मांगती है आपके फ़ोन के अंदर की, हाँ, यानी कि बिल्कुल, उसने आपके ओके सारे किया। डेटा की और सारी तस्वीरों की और आपके नाम के साथ ये एक्सेस मांगती है। और वो कह रहे हैं कि चंद दिनों में इस ऐप के पास, ये जो ऐप डेवलपर है, इनके पास 150 मिलियन लोगों के नाम और उनकी तस्वीर और उनका तमाम डेटा आ चुका है। तो So this is scary. इट इज स्केरी, बट द पॉइंट इज कि या तो हमने कुछ 36,000 ऐपों लेकिन पे उसमें ऑलरेडी ये आपको ना पता है ना किया हो। ऑप्शंस हो। इस ऐप में पर्टिकुलरली एक ऑप्शन है कि आप अपनी एक्सेस डिनाई कर सकते हैं टू द होल कैमरा रोल एंड एवरीथिंग। सो अगर आप वो आप deny बस कर दे- तस्वीरें हाँ, बस लें। वो तस्वीरें लें और आप करें। एक और तरीका ये है, आपने तस्वीरें ले ली, एंजॉय कर लिया, अब डिलीट कर दें, ऐप को अनइंस्टॉल करें एंड डिलीट मार दें। मतलब व्हाई डू यू हैव टू कीप इट? तो वैसे भी मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, अपने फ़ोन को क्लटर ना किया करें व्हेन यू आर डन विद द फैड, क्योंकि ये चीज़ें फैड्स ही होती हैं और ये चीज़ें आती रहती हैं। किसी ने कहा जी ये म्यूज़िक के लिए ऐप अच्छी है, ये फिल्म्स के लिए अच्छी है, व्हाटएवर। जब देख लिया, दिल भर गया, तो उसके बाद आप उसको आउट कर दें। अच्छा भाई, एक और तस्वीर कुछ हमारी रहता है? नहीं किसी और की है, तो हम देखना चाहते हैं किसकी तस्वीर है। किसकी है भाई? ओह वसीम अकरम। मेरा ख्याल है कि कोई फर्क नहीं आया, ज़्यादा नहीं वसीम आया। अकरम के सिर्फ बाल जो सफ़ेद हुए हैं और वो कुछ नहीं सफ़ेद हुआ। हुए हैं। और ये वसीम अकरम ने खुद तस्वीर शेयर की है ट्विटर पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको भी बड़ा ही अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज मिला है कि वो जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो वैसे ही रहेंगे जैसे अब हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे वो कोई ना बूढ़े बिलियनियर लग रहे हैं। वो नहीं होते जिनकी याट होती है एक अपनी, और वो सेल कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में फिर रहे होते हैं। हाँ, ये जिंदगी तारीफ enjoys थी। कर रहे होते हैं। वो तो वैसे ही जिंदगी एंजॉय नहीं माशाल्लाह अभी भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब है कि बहुत ही जिंदगी जब सलमान आप खान हो एंजॉय कर गए, रहे हैं। महानूर बलोच पे ये ऐप नहीं काम की, बाय द वे उन पे इस ऐप ने काम करने से ऐप इनकार ने कर कह दिया कि मुझे माफ कर दो। हाँ। ओह गॉड, अभी भी और रहती है तुझे, बस करो, आगे चल के बातें करते हैं। अब किसकी अच्छा दिखा, दिखानी अनिल है? कपूर तो हो ही नहीं सकते। अनिल जल्दी- कपूर पे तो जल्दी ऐप काम ही नहीं कर सकती। जल्दी दिखा दे। दिखाओ। अच्छा रहने दे, बस अच्छा, आगे चल के दिखाएंगे, शुक्र है। बहुत हो गई तस्वीरें। और बिसाइड्स कुछ हमारे भी दिल पे आप जरा करें, इतनी भी ना लोग दिखाएं जो हमसे बहुत बड़े लोग हैं और वो फिर भी अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज डोंट शो अस दोस अच्छा पिक्चर्स जी, इन द बारिशों मॉर्निंग। को याद करेंगे, और हो बारिश गई। से जहां लोग एंजॉय कर रहे हैं, वहां मुल्क के बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बारिश से शदीद मुतासर हो रहे हैं। और हैदराबाद से अब लेटेस्ट इत्तलात थी जनाब के हैदराबाद के कुछ इलाकों में भी पानी आया है। नहीं तो वहाँ बारिश बारिश नहीं हुई है, वहाँ सैलाबी रेले की वजह से पानी आया है। ओहो, दैट्स नॉट गुड। अच्छा जी, ये हम आपको कुछ, मेरा ख्याल है कि लाहौर के कुछ मनाजिर दिखा रहे हैं। मानसून बारिशों के पहले मरहले ने लाहौर जो है वो बिल्कुल डुबा दिया है, और अभी तो बारिशें लंबी चलेंगी, इंतज़ामिया को तैयारी रखनी चाहिए। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश से गली मोहल्ले नदी नाले में तब्दील हो गए हैं, और लाहौर में 17 घंटे तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश, यानी 17 आवर चलती रही बारिश, रुकी नहीं बीच में। इसके पानी ने शहर को बिल्कुल डुबो दिया है, और सरकारी दफ्तर
अदालतें, हस्पताल, स्टेडियम में पानी, हर जगह पानी पानी हुआ है। सबसे ज़्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 250 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और इसके अलावा लेस्को के 250 फीडर्स जो है वो ट्रिप कर जाने से कई इलाकों को बिजली की तरसील घंटों बंद रही। ऑब्वियसली जब इस नौयत की बारिश होगी विच इज़ क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड, बाय द वे ये बता दें कि ये हर साल तो मानसून होते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि ये हाल हो जो हर साल होता है। सो इसके लिए आप निज़ाम जितना भी बेहतर कर ले, सम थिंग्स आर जस्ट आउट ऑफ योर कंट्रोल। बिल्कुल, और उसमें इंतज़ामिया को ही ज़ाहिर है अपना काम करना होता है। कहना में बात करें तो कहना में छत गिरने से कमसिन बच्ची, फिरोजवाला में करंट लगने से दुकानदार जहां बहक हो गया। प्लीज़ हम मानसून में हमेशा आपको बताते हैं कि यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। घरों की घंटी जब बजाने जाएं तो प्लीज़ आप देख लें कि उस पर पानी ना पड़ा हो। नंगे पैर बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। बच्चों को बारिश में खेलने की बिल्कुल बाहर इजाज़त ना दें। ऐसी जगह पर जहाँ पर मैन हॉल या गटर के ढक्कन खुले होने का खदशा हो। दीगर वाक़यात में आपको बताएं दर्जनों अफराद जख्मी हुए हैं। छतें गिरने, दीवारों में दरारें पड़ने, पानी घरों में दाखिल होने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। एक इत्तला मैंने देखी थी, सोशल मीडिया पे शुरू हुआ था कि शाही किले के भी एक दरवाजे को नुकसान पहुंचा है। शहरी पानी में बंद हो जाने वाली गाड़ियों को धक्के लगा कर आगे पहुंचाते रहे। घंटों बिजली भी गायब रहने पर शहरी परेशान रहे, जिसकी वजह से ज़ाहिर है लाहौर में आपको पता है ना, बिजली ना आ रही हो तो पानी भी आना बंद हो जाता है बिकॉज मोटर वगैरह वो काम नहीं करती। अच्छा जी, महकमा मौसमियात ने लाहौर में मजीद तेज़ बारिशों की पेशगोई भी की है और कराची का क्या हाल वैसे हम आपको बता सकते हैं। कराची में आज सुबह क्या लगता है आपको कोई बूंदाबांदी हुई थी? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि जब मैं आई हूँ सम ऑफ आवर टीम मेंबर्स वर सेइंग, कहा था ना किसी ने कहा था कहीं हुई है बूंदाबांदी? हुई है। अच्छा, हुई है। हमारे कैमरामैन भी बता रहे हैं भाई 4 या 6 बजे कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हुई है। लेकिन हम तो एवरी मतलब उंगली कटा के शहीदों में नाम अपना करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बारिश नहीं हुई, बस थोड़ी सी बूंदाबांदी जो हो जाती होती है, और वो भी आपको पता है पूरे शहर में नहीं होती, कहीं कहीं हो रही होती है। लेकिन मौसम ओवरऑल बहुत अच्छा है, बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है, सो इट्स रियली प्लेजेंट। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात ज़हीर अहमद से बात करेंगे, जानते हैं ओवरऑल मुल्क में क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब। ज़हीर साहब, मानसून बारिशों का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है कब तक चलेगा और किन इलाकों में बारिशें मज़ीद होंगी अभी? जी, ये मानसून की बारिशों का ये सिलसिला मज़ीद 3 से 4 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है और इसमें जो मुल्क के बालाई हिस्से हैं, ख़ुसूसन पंजाब के रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इसी तरह सरगोदा, फैसलाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्से जिनमें मलाकंड, हज़ारा, पेशावर, कोहाट, मर्दान और इसी तरह कश्मीर के बेशतर हिस्से शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में जो है आइंदा मज़ीद 3 से 4 रोज़ के दौरान बारिश और पर जो है वो मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। अच्छा ज़हीर साहब, अभी हम बड़ी तस्वीरें भी दिखा रहे थे और वैसे भी हम रिपोर्ट कर रहे थे कि हमने देखा है लाहौर और उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं उनमें चंद घंटों में ही ज़बरदस्त बारिश का एक स्पेल आया, जैसे क्लाउड बर्स्ट हो या कुछ और चलता रहा। तो इस तरह के कोई मज़ीद स्पेल्स देखने में आएंगे? जी बिल्कुल, मानसून सीज़न के अंदर हम जो हैं वो आइसोलेटेड हैवी फॉल्स और इस तरह के स्पेल्स को जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं और क्योंकि ये भी तो मानसून सीज़न की इब्तिदा है तो इस तरह के स्पेल्स जो हैं हम मज़ीद मानसून सीज़न के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़हीर साहब, ये भी फरमाइएगा कि कराची और बलूचिस्तान और मुल्क के जनूबी हिस्सों का अगर तस्करा करें तो बारिशें अब तक यहाँ कोई ख़ास नज़र आई नहीं हैं। कितना इंतज़ार मज़ीद करना पड़ेगा? कराची को हिट करेगा इस साल मानसून? जी फ़िलहाल तो जो सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री है, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर हिस्से शामिल हैं जिसमें कराची भी शामिल है, कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो अगले 3 से 4 रखने की जा रही। क्या उन्होंने यही कहा है ना कि नहीं है अभी कोई इम्कान? मेरा ख्याल है। ज़हीर साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर वालों को ज़रा मोहतात रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए और वो जो पर्सनल एहतियातें हैं ना, देखें सड़कों पे पानी खड़ा होना वो तो सारे इंतज़ामिया के काम है, उन्होंने वहाँ से पानी निकालना है और ड्रेनेज की सफाई वगैरह का इंतज़ाम करना है। लेकिन आपने क्या करना है? आपने अगर आप गीले हैं तो आपने घरों की घंटियाँ नहीं बजानी, या फिर अगर करनी ही है, अव्वल तो बत्ती नहीं आ रही, बहुत जगह बिजली नहीं है, लेकिन अगर करनी है तो कुछ कपड़ा बांध के आप दबा देना, फोन कर लें, कोई दरवाजा बजा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन बी विजिलेंट कहने का करंट लगता है, बहुत करंट लगता है। अब्दुल्ला, हमारे कहने का आप लोगों को मतलब ये है कि जस्ट बी विजिलेंट। ये कोई आम हालात नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी आपको पता भी नहीं है, आप शायद खुश पे खड़े हो, आपको नहीं पता कि जहाँ आप स्टेप इनटू कर रहे हैं वहाँ पानी है। सो जस्ट बी अ लिटिल विजिलेंट, मोर अवेयर और इंशाल्लाह ये सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। और जिनके लिए मुश्किलात हैं, सो सॉरी, लेकिन जो थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं मौसम को आप एंजॉय कर लें, दिस स्पेल विल पास।
दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे। मॉनसून तो वैसे हम तो बड़ा एंजॉय करते थे when we used to हाँ, live लेकिन in home. कभी कभार वो फिर कभी आपको कभी पता है मुश्किल कि हो जाती है, जरा आपको पता है कि deadly भी हो जाता हाँ, होता है। अचानक से कभी छतों वगैरह को आपको खास तौर पर मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि छत की अगर लिपाई वगैरह आप ना कराएं तो वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, डैम्प हो जाती है। हाँ, डैम्प हो जाती है अच्छा, दीवारें फिर आपकी। अब मौसम भी हो गया, चैलेंज भी आपको दिखा दिया, म्यूजिक भी हो ही जाए साथ साथ, तो क्या ही बात है। हो जाए फिर तो हो जाए मौसम फिर। अच्छा हो तो फिर आपको पता है ना, बारिश के मौसम के और मौसम बरसात के तो फिर अलग ही गीत और गाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और म्यूजिक शामिल देखिए, आप तो नहीं गा रहे ना उस नहीं, समय, तो मैंने आपकी शायरी से लगा कि बस अभी अब बस यू आर गोइंग टू बर्स्ट इनटू अ कलाम है इनका और गायक हैं अब्दुल्ला गायक है सुल्तान। अब्दुल्ला नहीं है वैसे। अच्छा जी, पाकिस्तान में गज़ल, नीम क्लासिकल मौसीकी और फिल्मी गीतों में से एक नाम को निकाल दिया जाए तो आपको समझ ही आ गई होगी, तो फिर कहने को कुछ नहीं बचेगा। और यही शख्स आज के दिन दुनिया में आया। हम बात कर रहे हैं खान साहब मेहदी हसन खान की, और खान साहब के मद्दा आज उनकी 92nd यानी कि 92वीं सालगिरह मना रहे हैं। फॉर पीपल हु आर राइटिंग टू अस, उस ऐप के बारे में पूछ रहे हैं, उसका नाम ही फेस ऐप है ना? अच्छा, वैसे मुझे नहीं मिली थी। हाँ, फेस और ऐप आपको मतलब पता है कि उसका कोई डिफरेंट वर्जन्स हैं। आपको कुछ $10 दे के अगर खरीदेंगे तो आपको HD पिक्चर्स मिलेंगी, अगर वैसे ही ट्रायल वर्जन चलाएंगे तो उसमें भी आप काम चला सकते हैं। बिल्कुल पैसे हमने न तो जाया ट्रायल करें, वर्जन ही चलाया। बिल्कुल पैसे न जाया करें, ऐसी फजूल चीज़, बस एक तस्वीर आपने देख ली, उसके कोई बाद भी ज़रूरत नहीं है इस किस्म की फजूल चीज़ों पे पैसे ज़ाया करने की। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपसे शेयर करने के लिए। जनाब, सिंध असेंबली में अक़लियतों की जबरी मजहब तब्दीली के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है। दुरुस्त समत में अहम कदम उठाया गया है। अब हुकूमत को सख्ती से काम लेने का मैंडेट मिल गया है। सिंध असेंबली में हिंदू लड़कियों के अगवा और जबरी शादी के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। GDA की अक़लियती रुकन नंद कुमार को हिंदू लड़कियों के खिलाफ अगवा से मुताल्लिक निजी करारदाद ऐवान ने बाज़ तरामीम के साथ मुतफ़िक़ा तौर पर ये लाई थी करारदाद मंजूर कर ली है। नंद कुमार गोलानी ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि हम अपनी बच्चियों के लिए सरापा एहतजाज हैं। ठट्टा में एक उस्ताद ने अपनी शागिर्द को भगाकर शादी कर ली। 14 दिनों में हमारी 41 बच्चियों का ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराया गया है। बहुत ही अफसोसनाक बात है। और आगे हम ये भी बताएं कि खुर्रमशेर ज़मान ने मज़हब के नाम पर रेप लफ्ज़ की मुखालफत करते हुए कहा कि हमारे मज़हब ने ना हमें ऐसा सिखाया, ना हम ऐसा करेंगे। बिलावल भुट्टो खुद भी इस हवाले से तशवीश का इजहार कर चुके हैं। पहले एक दफ़ा आपको दोबारा सुनाते हैं। सिंध में हमने अंडर एज खिलाफ कानून पास किया है। हमने कोशिश किया कि फोर्स कन्वर्जन्स के ख़िलाफ़ पास करे। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त का गवर्नर साहब ने उस पर साइन नहीं की। मैंने लॉ डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो सिविल सोसाइटी के साथ, ह्यूमन राइट्स ग्रुप के साथ एंड कम्युनिटीज़ के साथ रब्ता करके एक बिल पेश करे जो कि हम सिंध असेंबली में पास कर सकते हैं, मगर हमने अपना सोसाइटी में मजलूमों के साथ देना पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा और कोई भी फोर्स कन्वर्जन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नंद कुमार गोखलानी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने घोटकी में हिंदुओं के मामले पर आवाज़ उठाने का ऐलान किया था, जिस पर हम पीपल्स पार्टी के मशकूर हैं। MQM की खातून रुकन मंगला शर्मा ने कहा कि हम ना मुल्क छोड़ेंगे और ना नकल मकानी होगी। हम इस धरती के हैं और इस धरती पर ही रहेंगे। तो काफ़ी स्टेटमेंट्स हमने आपको सुना दिए हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया रहनुमा फंक्शनल मुस्लिम लीग नुसरत सहर अब्बासी ने। बहुत बहुत शुक्रिया नुसरत, आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालती हैं। सिंध असेंबली में मजहब की जबरी तब्दीली के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई है। GDA की जानिब से ये करारदाद लाई गई थी। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? ऑल्दो देयर आर अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, बट करारदाद ले आना। देखिए जी, करारदाद पेश करने की ज़रूरत इसलिए आई क्योंकि इस पर अभी तक कोई कानून साजी नहीं हो सकी, और कानून साजी के लिए भी हमारी पार्टी यानी PMLF पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने ही इतने सालों, तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 40 साल गुजर गए, इस माइनॉरिटी के हवाले से कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं हुई थी। और ये जब बढ़ते हो गए वाक़यात सिंध में, उस हवाले से फिर ये ज़रूरत पेश आई और हमारी तरफ से हमारी पार्टी ने ये इनिशिएटिव लिया। हालांकि पीपल्स पार्टी में सबसे ज़्यादा मिनॉरिटी के लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से ये आगे नहीं बढ़े कि कानून साजी, लेकिन बहरहाल उन्होंने भी फिर सपोर्ट किया जब हमारी तरफ से ये कानून आया था 2016 नवंबर में। लेकिन आपको पता है फिर यही हुआ कि कहीं ना कहीं से फिर रुकावट डाल ली गई
और वो गवर्नर की तरफ बिल गया, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब बीच में आ गए और उन्होंने फिर इसको रुकवा दिया। तो उसके बाद अगर वो कानून पास हो जाता तो मेरे ख्याल में बहुत हद तक जो ये मसाइल होते हैं, जबरी मज़हब तब्दील करा देना या किडनैपिंग के वाक़यात होते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक कमी हो सकती थी। इसीलिए इस रेजोल्यूशन की ज़रूरत। नुसरत, हम अप्रिशिएट करते हैं अब तक की जो कोशिश की गई है, लेकिन एक करारदाद तो ज़ाहिर है इस मसले का हल है नहीं। मसला ये है कि अफराद को पकड़ा जाए जो ये काम करते रहे हैं, उनके लिए किसी कानून साजी की ज़ाहिर ज़रूरत नहीं है। तो एक्शन भी हमें तो नज़र आए ना, कानून साजी तो एक तरफ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज़ वेरी नेसेसरी एज वेल। बिल्कुल जी, मैंने इसीलिए कहा कि कानून साजी अगर हो जाती तो करारदाद वाकई, क्योंकि सिंध असेंबली में कोई ये पहली करारदाद नहीं है। अगर मैं आपको गिनवाना शुरू करूं तो 1000 से ज़्यादा तो करारदादें मुख्तलिफ इशूज़ पर, और इन इशूज़ पर भी जो ये जबरी मज़हब तब्दील कराने के हवाले से ये करारदाद आई थी, तो ऐसी इससे पहले कितनी करारदादें पास हुई होंगी और इशूज़ पर होती, लेकिन करारदाद पास होना और उस पर इम्प्लीमेंट होना ये बहुत बड़ा मसला है हमारा। क्योंकि एक असेंबली में करारदाद पास तो हो जाती है और बड़ी मेजॉरिटी में पास होती है, लेकिन कंसर्न जिस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक होता है वो इस चीज़ में सीरियस नहीं होता, और गवर्नमेंट तो आपको पता है कि इस मामले में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। इसी वजह से करारदाद पास कराने की ज़रूरत पेश आई, लेकिन ये इसका हल नहीं है। मैं फिर कहूँगी कि अगर कानून बन गया, एक अच्छा कानून बन गया, तो आखिर कभी ना कभी किसी न किसी वक्त उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और इस ऐसे वाक़यात में कमी आएगी। बिल्कुल नुसरत, और कानून भी बन जाए, फिर इम्प्लीमेंटेशन का भी आप बात करिए, लेकिन यू आर इन अ गुड पोजीशन इस वक्त अगर हम कहें, क्योंकि आप लोगों के साथ हुकूमती और अपोजिशन सभी नुमाइंदों ने इस करारदाद को माना है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन राइट नाउ, इस पे काम होना चाहिए। तो अब ये हम समझ लें कि पूरी असेंबली की जिम्मेदारी बन जाएगी ये कि सिंध में आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो। आपके ख्याल में इसे यकीनी कैसे बनाया जा सकता है? यू हैव ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इट नाउ। देखिए जी, बिल्कुल अपोजिशन के साथ ट्रेजरी बेंचेस ने भी सपोर्ट की, उनका शुक्रिया कि सारी पार्टियों ने मिलकर ये करारदाद पास की। लेकिन जब वो बिल 2016 में पेश होने जा रहा था तो उसमें भी उस वक्त हुकूमत हमारे साथ आ गई थी, और उनकी मजबूरी भी हो गई थी, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से ऐसा मौजू आ गया था जो इस वक्त की ज़रूरत थी, और उसको अगर वो ना करते तो शायद उनके वोट बैंक पर भी बहुत बड़ा बुरा असर पड़ने वाला था। तो उन्होंने हाँ तो कर दी और सपोर्ट भी की, लेकिन बात यह है कि फिर उसी बिल को मना भी उन्हीं की पार्टी की लीडरशिप की तरफ से किया गया और उसको फ़िलहाल पास करने से मना कर दिया गया। तो ये एक चीज़ है। अब भी हम दोबारा ट्रेजरी बेंचेस की तरफ ही देख रहे हैं कि वहाँ जितने भी बैठे हुए माइनॉरिटी के हों या मेजॉरिटी के जो भी सारे बैठे हुए हैं, उनका काम है कि वो अब और आगे बढ़ें, इनिशिएटिव लें वो, ताकि इस तरह की कानून साजी, जो एक अच्छा खासा कानून बना हुआ है जिसमें सारी सिविल सोसाइटी का इनपुट है, अगर उसको सही तरीके से दोबारा असेंबली से पास करा दिया जाता है तो मेरे ख्याल में करारदादों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब ये उनके पर जो हुकूमती पार्टी है उसके ऊपर हमने छोड़ दिया, अब कब वो इस चीज़ पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन करारदादें तो खैर हम पास कराते रहेंगे। करारदादें आप यकीनन पास कराते रहें, होपफुली इंप्लीमेंट भी होता रहे। नुसरत, मज़हब की जबरी तब्दीली का सिलसिला सिंध के अलावा भी हमें नज़र आता है। मिसाल के तौर पर कालाश वालों से मुताल्लिक भी यही सुना गया था। क्या वफाकी सतह पर इस इशू को उठाने की ज़रूरत नहीं है? यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, सिंध से अगर एक मजबूत आवाज़ उठ रही है तो वफाक तक पहुँचाया जाए इस आवाज़ को पे? देखिए जी, बिल्कुल वफाकी तौर पर नेशनल लेवल पर इस पर होना चाहिए, सेनेट में इस पर बात होनी चाहिए, बल्कि हुई भी होगी किसी वक्त। वहाँ भी माइनॉरिटी के काफ़ी लोग बैठे हैं, लेकिन ये सिर्फ माइनॉरिटी का इशू नहीं है। अब तो ये पूरा हम माइनॉरिटी हम कहते नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है तो हमें ये लफ्ज़ यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन वो हमारा ही पाकिस्तान का एक हिस्सा है, हम उनको अपना ही पार्ट समझते हैं। लेकिन अब ये इस तरह के वाक़यात का होना, अब इसमें जैसे हमने बहुत तहकीक की थी जब बिल हम पेश कर रहे थे असेंबली में, तो हमने इस पर बड़ी तहकीक की थी कि आखिर इसकी महरक़ात क्या हैं, इसके पीछे कौन सी क़ुव्वतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो वो तमाम लोगों से बैठकर मशावरत के बाद ही ये बिल लाया गया था। तो अब ये बिल्कुल नेशनल, सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ सिंध में इस तरह के वाक़यात, हाँ ज़्यादा हो गए दूसरे सूबों की बनिस्बत, लेकिन और इलाकों में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो हमें मिलजुल कर इस मसले का हल निकालना है, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में ये इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे और फिर इंटरनेशनली हमारे मुल्क का मैसेज है वो अच्छा नहीं जाता।
बहुत शुक्रिया। नुसरत सहर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा जी सिंध के अलावा भी यकीनन इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और कैलाश कम्युनिटी से जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे हमारे पास कुछ दिन पहले शो पे, उन्होंने भी ये मसला हमें ये उठाया बताया था। द गुड थिंग है, द पॉजिटिव थिंग दैट टू सी हियर इज कि यहाँ एक्नॉलेज हो रही है बात, कैसा हो रहा है। इट इज़ नॉट बीइंग स्वेप्ट अंडर द कारपेट कि ये जी मसला ही नहीं है, एटलीस्ट मसला है, उसको एक्नॉलेज तो करो, उसके बाद फिर उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। सो दिस इज़ वेरी बिग थिंग कि इसके बारे में ये करारदाद निकली है और इंशाल्लाह थिंग्स विल चेंज एज वेल। ये कुछ लोग ही, चंद लोग ही ये करते हैं और उसके बाद फिर एक बदनाम हो जाती है एक चीज़। नॉट एवरीबडी इज़ डूइंग दैट। अच्छा, और तमाम केसेस जबरी मजहब की तब्दीली का होता नहीं है। बाज़ ज़ाहिर इंटेंशनल क्या होते हैं, क्या जो मतलब खुद कंसेंट शामिल हो, कंसेंशुअल कुछ चाहते भी हैं शायद अपना मजहब फॉर वॉट एवर रीजन, शायद वाकई शादी के लिए चाहते हो, तो लिहाजा कुछ अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देन देयर आर सम जेन्युइन केसेस एज वेल। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमने एमी नॉमिनेशंस की बात करनी है। एमीज के लिए किसने मैदान मारा? लेकिन इससे पहले हमने एक और बात नहीं करनी थी। अच्छा, मेरा ख्याल है हुमायमा मलिक, वो हुमायमा मलिक वाली बात कर लें। हाँ, पहले वो करें। हाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हम इसलिए भी बताना चाहते हैं कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ वुमेन बिल्ड ईच अदर। आपके खासतौर पे सोशल मीडिया इतना मतलब वॉलेटाइल जगह आपको पता हो चुकी है ख़वातीन के लिए, जिस पे आज हमने काफ़ी लंबी वैसे डिस्कशन भी करनी है। लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें, उस सिनारियों में अगर औरतों को ना संभालें या फिर होल्ड अप ना करें या फिर उनको इनकरेज ना करें तो फिर बड़ा अफसोस होता है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा कि सोशल मीडिया पे मोमना मुस्तहसन, हमारी इतनी ज़बरदस्त किस्म की बड़ी यंग सिंगर हैं, उन्होंने अपनी रिसेंट जो उन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे परफॉर्मेंस किया उसका एक क्लिप लगाया। I was one of those unfortunate ones जिन्होंने ये देखा था। अच्छा अब्दुल्ला, वेट करो ना, सुन तो लो। देखिए, अब वॉट एवर यू फील तो वो आपकी अपनी मर्जी है। हुमायमा खुद भी मतलब काफ़ी ज़बरदस्त हमारी अदाकारा है। उन्होंने लिखा कि ये वो परफॉर्मेंस है मोमिना की जिसके लिए 2 और सिंगर्स को निकालना पड़ा और उन्होंने मोमिना की परफॉर्मेंस को पर्ची कहा। बेसिकली फेवरेटिज्म हुई है और नेचुरली इनके इतने कनेक्शंस हैं, लिहाजा डिजर्विंग लोगों को निकाल दिया गया और मोमिना की इस परफॉर्मेंस को डाला गया। जैसे ही हुमायमा ने ये ट्वीट किया उसके बाद इन्होंने ये डिलीट भी कर दिया, बट ऑब्वियसली आपको पता है, देखने वाले देख लेते हैं। मुझे ये बात इसलिए अजीब लगी क्योंकि हुमायमा नोज द स्ट्रगल दैट अ वुमन गोज थ्रू टू मेक अ नेम इन दिस इंडस्ट्री। तो लिहाजा अगर किसी ने नाम बना ही लिया है तो आप क्यों उसको पर्ची करार दे रही हैं। और साथ ही हुमायमा ने ये भी लिखा, कंदील बलोच जिंदा होती तो वो ज़्यादा बेहतर डांस करती। देखिए, कंदील बलोच शायद डांसर ही थी तो शायद उन्होंने बेहतर करना था। नंबर 2, कंदील बलोच अब मर गई हैं तो सारों को कंदील बलोच इतनी याद क्यों आना स्टार्ट हो जाती हैं। बड़ा बुरा हुआ उनके साथ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब वो जिंदा थी तो किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। आप सारों को याद आ गई है जी, कंदील ये तो कंदील वो वाला रेफरेंस इस ट्वीट में नहीं होना चाहिए था। ट्रू, अग्रीड। लेकिन हुमा, आप नेपोटिज्म और आप मैरिट की खिलाफ वर्जी पे तो आवाज उठा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल उठा सकते हैं। इसमें विमेन बिल्ड विमेन वाला लॉजिक तो नहीं आना चाहिए। तो फिर आप पूरी बात करें कि किन 2 की परफॉर्मेंसेस। मुझे ये बात नहीं पसंद, ये हमारे पॉलिटिशियंस भी करते हैं कि मेरे पास बहुत सबूत है, एविडेंस है और नहीं देंगे। भाई अगर तो चाहते हो कि अवाम आपकी बात माने तो एविडेंस दो। हम पागल बैठे हैं क्या? तो लिहाजा, हालांकि बहुत छोटी बात है ये हुमायमा वाली, अगर 2 लोग आपने कहती है ना परफॉर्मेंस के निकालें तो बता दो किसको निकाला, वो भी बोल पड़ेंगे। उन्होंने अपना पॉइंट पेश करना था, वो कर दिया। मेरा ख्याल है कि आवाज उठाते रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं मैरिट को रोंद कर आगे बढ़ाया जा रहा है किसी को जबरदस्ती, वी आर नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम मोमिना मुस्तहसन। शी हैज डन सम ब्रिलियंट वर्क इन द पास्ट। दिस परहैप्स वाजंट हर बेस्ट परफॉर्मेंस और एनीथिंग, परहैप्स वाजंट अ बेस्ट परफॉर्मेंस। लेकिन आफरीन आप उठा के देख लें और शायद उसके बाद कुछ नहीं याद आ रहा मुझे। लेकिन क्यों आसिम अजहर के साथ जो गाना था, आसिम अजहर के साथ जो गाना, जितने भी कोक स्टूडियो के गाने और आवारी, सम अमेजिंग वर्क। लेकिन दिस वाजंट अ बेस्ट। लेकिन अगर हुमायमा को ये लगा कि 2 बेहतर सिंगर्स थे और उनको हटा के मोमिना को डाला गया है तो फिर मेरा ख्याल है कि बात करने में कोई हर्ज भी नहीं है। हाँ, तो बता दें वो 2 कौन सिंगर्स हैं, वो भी बोल पड़ेंगे और बाकी बात सामने आ जाएगी और ये नेपोटिज्म वाला जो इल्ज़ाम है ये भी क्लियर हो जाएगा। आइंदा कोई करेगा नहीं, मतलब अपनी बात में कोई वजन डाले। मोमिना ने इससे पहले भी लक्स में परफॉर्म किया हुआ है और बहुत बेहतर परफॉर्मेंसेस होती थी उनकी। So don't like judge her on this one performance. She has done some better work as well. But this was a big platform and this could have been a better performance. Of course, काम करना चाहिए था।
देखिए हुमायमा को ये कहना नहीं चाहिए था, हमें अच्छा नहीं लगा। और हुमायमा खुद कहाँ है आजकल, वैसे ये भी बड़ी बात है। ब्रेक ले रहे हैं हम। सोशल मीडिया कल की अब तक की सबसे बड़ी खबर इनफैक्ट आपको बताना हमने ये है कि भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में ही रहेगा और यही मुकदमे का इसे सामना करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी बिग स्टोरी। और आपको बता दें, बरियत और हवालगी की दरख्वास्तें मुस्तरद होना भारतीय दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। आलमी अदालत इंसाफ ने जासूस कुलभूषण की बरियत की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कुलभूषण की रिहाई और भारत वापसी की दरख्वास्त और पाकिस्तान की फौजी अदालत से सज़ा ख़त्म करने की भारतीय दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कुलभूषण को पाकिस्तान में ही रखा जाएगा और मुल्की कवानीन के मुताबिक बर्ताव होगा। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला पाकिस्तान की फतेह है। मैं कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इसमें पाकिस्तान को फतह अल्लाह ने दी है और ये आपकी अखलाकी कामयाबी है। हिंदुस्तान में कोई इस किस्म का वाक़या रूनुमा होता तो उनका आमियत क्या कहता है, एग्जैक्टली यही कहता है जो हमारा एक्ट कहता है। तो वहाँ भी अगर कोई ट्रायल होता तो यही अंदाज होता और यही तरीका अपनाया जाता। फैसले पर रद्द-ए-अमल में DGISPR ने कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान और अदलिया को आलमी अदालत इंसाफ में सुरखरू किया। हमारा मौक़िफ़ था कि कुलभूषण भारतीय जासूस है, जाली दस्तावेज़ात पर पाकिस्तान आया जिसे आलमी अदालत ने मान लिया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि कुलभूषण को बेगुनाह करार देकर रिहा करने और हिंदुस्तान वापस ना भिजवाने का आलमी अदालत इंसाफ का फैसला काबिल तहसीन है। वो पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब रहा है, जिम्मेदार है। पाकिस्तान कानून की रोशनी में आगे बढ़ेगा। तो दिस इज़ वेरी बिग विक्ट्री और डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट, ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट पाकिस्तान को जो कल हासिल हुई है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ यूरोप खालिद हमीद फारूकी से हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने वक्त दिया। खालिद साहब, आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तानी कैंप तो इस पर ज़ाहिर है बहुत खुश होगा। क्या देखा है आपने, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं ग्लोबली? यकीनन पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले से खुशी हुई है और पाकिस्तान ने इस पर इत्मीनान का इज़हार किया है, इसे वेलकम किया है। ख़ास तौर पर आलमी अदालत इंसाफ ने हिंदुस्तान की पिटीशन में जो सब सर फहरिस्त अव्वल नंबर पर जो मुतालबा किया गया था वो ये था कि कमांडर कुलभूषण सुधीर जाधव को रहा किया जाए और हिंदुस्तान रिपैट्रिएट किया जाए। उसको अदालत ने कुल्ली तौर पर मुस्तरद किया है क्योंकि ये अदालत के दायरे इख्तियार में भी नहीं है कि किसी सॉवरन स्टेट को अदालत ये हुक्म दे सके कि वो कैदी को रहा करे। वो कैदी जो कि जासूसी के और सबोटाज के और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात फेस कर रहा है, उसकी रिहाई का हुक्म ये अदालत दे भी नहीं सकती थी। बिल्कुल आपने सही कहा है। और जस्ट हम तो पहले ये भी बात कर रहे थे कि ऑलमोस्ट क्या ये बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट ही है इंडिया की तरफ से, अगर काउंसलर एक्सेस वो चाह रहे हैं और उनको मिल भी गई है, बिकॉज बंदा उनका अपना है, तो सारी चीज़ें तो सामने आ ही गई हैं। इस फैसले के तनाज़ुर में फ़िलहाल कुलभूषण के लिए तय पाया गया है कि इसे काउंसलर रसाई तो मिलेगी, लेकिन मुकदमा पाकिस्तान में ही चलेगा और पाकिस्तानी अदालतें जो सज़ा देंगी वो मानना भी पड़ेंगी। ऐसा ही है ना खालिद साहब? उन्होंने पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि जो 1963 के वियना कन्वेंशन में कौंसलर ताल्लुकात हैं उनकी रोशनी में कौंसलर रसाई कमांडर कुलभूषण जाधव को दी जाए, चाहे वो जासूस हैं या जासूस नहीं हैं। और जिसका फ़ैसला इसी के साथ उनको काउंसलर रसाई के साथ उनको वकील दिया जाए ताकि उनको अपने हुकूक के बारे में मालूम हो और वो अपने केस को प्रॉपर तरीके से तैयार करके पाकिस्तान की हाई कोर्ट में ले जा सकें और सिविल अदालत में उस फैसला हो तो ये बेहतर है। तो ये दो बुनियादी कलीदी किस्म के फ़ैसले अदालत ने किए हैं और ये दोनों फ़ैसले भी ज़ाहिर है कि जो काउंसलर ताल्लुकात हैं वियना कन्वेंशन में उनकी रोशनी में किए गए। और पाकिस्तान ने जब इस आलमी अदालत इंसाफ ने 18 मई 2017 को जो इंटरम ऑर्डर किया था उसमें भी ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान से करने के लिए कही थी और पाकिस्तान में इस पर अमल दरामद करते हुए उनको उनकी फ़ैमिली को कुलभूषण जाधव की फ़ैमिली रसाई भी दे दी थी।
खालिद साहब, अगर भारत या पाकिस्तान अगर इस फैसले को चैलेंज करना चाहें या अगर इसमें कोई तब्दीली चाहें तो क्या फोरम होगा? इसका कोई फोरम है? जहाँ तक चैलेंज करने का मामला है तो ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती कि इस अदालत के फ़ैसले को कहीं चैलेंज किया गया हो, लेकिन बहरहाल एक मेकैनिज़म मौजूद है इस अदालत का भी इसके फ़ैसले को चैलेंज करने का, और वो कि ये जो अदालत है वो यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन के तहत यहाँ कायम हुई है। तो आप यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में जा सकते हैं और वहाँ इसके फ़ैसले को चैलेंज कर सकते हैं, उसका भी एक मेकैनिज़म मौजूद है। लेकिन इस अदालत में होने वाले तमाम फ़ैसलों को हमेशा पाकिस्तान ने तस्लीम किया है, चाहे वो उसके हक़ में आए हैं, चाहे उसके मुखालफत में आए। पाकिस्तान का ये चौथा मुकदमा था यहाँ पर, जिसे हिंदुस्तान एक पिटिशन की सूरत में लेकर आया था। पाकिस्तान ने इससे कोशिश की कि इसकी जुरिसडिक्शन को इस मुकदमे में चैलेंज करे, लेकिन इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि इस मुकदमे की जुरिसडिक्शन दायरे इख्तियार का जो समात का इख्तियार है वो इस अदालत को हासिल है। तो इसीलिए ये 2 साल ये मुकदमा चला और उसके बाद अब ये एक मुतवाज़ कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। थैंक यू सो मच। और ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ यूरोप खालिद हमीद फारूकी हमें बड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि एक्चुअली द हेग में कल क्या हुआ है। अभी आगे बढ़ेंगे और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज जिसका आप जिक्र भी कर रही थी। आपको बताएं कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ को ऑनलाइन जिन हालात का सामना करना पड़ता है वो हमारी रिवायात के शायान शान तो नहीं, सब शिकायत कर रहे हैं इस पर। इस वक्त तो मैं कहूँगी जाने क्या हो रहा है, हमें थोड़ी सा अंदाज़ा है, लेकिन अब हम ज़रा बताना भी चाहते हैं कि हो क्या रहा है। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने ट्विटर पर एक बार फिर ऑनलाइन हरासानी के ख़िलाफ़ लिखा है और हानिया आमिर ने भी लिखा है कि नापाक इरादे लेकर किसी की तारीफ़ या तस्दीक करना नाकाबिल शर्म है। और आयशा उमर जो है वो इतनी तंग आ चुकी हैं कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बंद करने का ऐलान भी किया था। आपको पता है कि कल परसों हम इसकी बात भी कर रहे थे। इकरा अजीज़ ने भी इस हवाले से लिखा है कि सोशल मीडिया किसी शख्स की ज़िंदगी बना सकता है या तबाह भी कर सकता है। और इसके अलावा अदाकारों में मुख्तलिफ तस्वीर जो है और पोस्ट के हवाले से तनकीद का सिलसिला भी जारी रहता है। ये बड़ी नॉर्मल और कॉमन सी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन इतना नॉर्मल इनको हो नहीं जाना चाहिए। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि फनकार खुद भी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल भी दिया था। एट द सेम टाइम या फिर आप उसे कहें कि वो नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी, हमारा उस बात पे इख्तिलाफ बरकरार रहेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देयर आर सेलिब्रिटीज़ हु हैव केप्ट देयर लाइफ प्राइवेट, और अगर वो इंस्टाग्राम पे हैं तो उनके प्राइवेट अकाउंट्स हैं या फिर वो पब्लिक की आंख से ओझल हैं। लेकिन दोज हु चूज़ टू पब्लिक देयर पर्सनल लाइफ, फॉर इंस्टेंस अगर यासिर और इकरा की बात करें तो उन्होंने इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को प्रपोज किया। प्रपोज करना तो एक तरफ, उससे पहले अगर वो दोनों मिलकर वेकेशन पे गए हुए थे तो उस वेकेशन की तमाम तफसील और तमाम डिटेल्स अगर वो अपने मिलियंस फ़ैन के साथ शेयर कर रहे थे ऑन इंस्टाग्राम, तो फिर इस पे क्या कहा जाए? जी, इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ी सी याद दहानी करा दूं। वो जो प्रपोजल जो थी वो आप लोगों ने ऑनलाइन देखी है, वो किसी टीवी चैनल पे नहीं चली। इट वाज नॉट अ शो विच वाज लाइव रन ऑन एयर, टीवी पे तो नहीं चल रहा था। तो लिहाजा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, यहाँ आपने एक लीक्ड फुटेज आपने देखी है। बेसिकली ऑफ कोर्स दे वर डूइंग व्हाट दे वर डूइंग, बट एनीवे आज हम नहीं बोलेंगे। वी हैव आवर गेस्ट और उनका ओपिनियन आज हम सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल जाए, इस हरासमेंट जो ऑलमोस्ट। हुमा, ये तो सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के साथ जो होता है ना वो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा ख्याल है लाइमलाइट में ज़्यादा ये सेलिब्रिटीज़ की बातें आती हैं, लेकिन इसके अलावा जो सहाफ़ियों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, पर्टिकुलरली ऑन ट्विटर, और इस कदर बेहुदा नौयत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लिफाफा तो बड़ी छोटी चीज़ हो गई है। अब तो लोगों के मजहबी अकायद पर झूठे इल्ज़ामात लगा के सवालात उठाए जा रहे हैं। ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और जो सुना रहे होते हैं, मतलब आप ऑनलाइन हैं ही क्यों? अगर आप इतने राइटियस हैं और आप इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते तो आप ऑनलाइन बैठ के क्या कर रहे हैं? बट एनीवे, डिजिटल राइट्स की तंजीम बोलो भी के डायरेक्टर उस्मान खिलजी ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है। वो हमारे साथ हैं। और एडिटर फीचर जियो टीवी बेनज़ीर शाह भी हमारे साथ हैं। शी इज़ जॉइनिंग अस एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान एंड बेनज़ीर, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। बेनज़ीर, आपसे
स्टार्ट करती हूँ, क्या ये सही होगा कहना कि ख़वातीन एज अ वुमन हम लोग को ये ज़्यादा ज़ोर की चीज़ें लगती हैं? ऑल्दो आदमी हमने देखा है कि अगर कोई हरासमेंट भी हो रही हो, कोई तनकीद भी हो रही हो, तो वो इग्नोर कर देते हैं, या फिर हमें नौयत ही बिल्कुल मुख्तलिफ होती है ख़वातीन को अटैक करने की ऑनलाइन? ऑनलाइन ट्रोलिंग भी नहीं कहूँगी, जो ख़वातीन को जिस तरह टारगेट किया जाता है या निशाना बनाया जाता है, ये ऑनलाइन अब्यूज़ होता है। क्योंकि जिस किस्म की धमकियाँ ख़वातीन को मिलती हैं, सेलिब्रिटीज़ हों और जैसे आप लोग बात कर रहे थे सहाफ़ी हों, ख़वातीन सहाफ़ी ख़ास तौर पे, उनको रेप के थ्रेट्स मिलते हैं, तेज़ाब फेंकने के थ्रेट्स मिलते हैं, वायलेंट थ्रेट्स मिलते हैं, और ये रोज़ होता है। आप किसी भी सेलिब्रिटी का इंस्टाग्राम पे कोई भी तस्वीर उठा लें, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, उसके नीचे एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है, मैसेजेस पे मैसेजेस होते हैं, हर किस्म के थ्रेट्स होते हैं। बल्कि आपको चूँकि हम सहाफ़ियों की भी बात कर रहे थे, आसमा शराजी का आप मिसाल ले लें, उनके साथ जिस किस्म की एक टारगेटेड कोऑर्डिनेटेड किस्म की कैंपेन उनके खिलाफ चलाई जाती है। बल्कि अभी आसमा शराजी और कुछ ख़वातीन जो सहाफ़ी थीं, वो जाके श्री मज़ारी साहिबा से भी मिली थी, उनके सामने बैठ के उन्होंने मुतालबा किया था कि हमारे लिए एक सेफ़ एनवायरनमेंट बनाया जाए। देखिए पहले क्या होता था, क्योंकि हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, पहले ये होता था माजी में अगर किसी ने एक सेलिब्रिटी को स्टॉक करना होता था तो वो उनका फ़ोन नंबर ढूंढ लेते थे, घर का पता ढूंढ लेते थे, फिर उनको हरास करते थे। अब क्या हो गया, एक सोशल मीडिया के ज़रिए एक डायरेक्ट लिंक मिल गया है। आप डायरेक्टली एक सेलिब्रिटी को, एक सहाफ़ी को, या किसी भी पब्लिक फिगर को, फीमेल पॉलिटिशियंस जो है उनको भी इसका सामना करना पड़ता है। आप उनको एक डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो, और इग्नोर करना इसको बहुत मुश्किल है। मेरे साथ भी ये हुआ है, आई एम श्योर हुमा आपके साथ भी ये हुआ होगा कि इस किस्म के मैसेजेस आते हैं, हम रिपोर्ट करते हैं ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, हमें अक्सर मैसेज वापस आता है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ हमें मिली नहीं तो हमने ब्लॉक नहीं किया अकाउंट। और ये रोज़ हमारे साथ ऐसा होता है, तो दूसरी वही लोग दूसरी प्रोफाइल बना के फिर आपको दोबारा से मैसेजेस करना शुरू कर देते हैं। बेनज़ीर आप हमारे साथ सहाफ़ियों के जी वील कम बैक टू यू। सहाफ़ियों के खिलाफ हमें उस्मान को भी शामिल करना है गुफ्तगू में। उस्मान ये बताइएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस की जहां हम बात करते हैं, सहाफ़ियों का तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन उस्मान ये बताइएगा कि सॉरी उसामा ये बताइएगा कि जहां हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो किसी की प्रोफाइल हैक हो जाए या कोई और ऑनलाइन क्राइम हो तो उस पर तो FIA या उसका साइबर क्राइम विंग हमें बड़ा एक्टिव मुतहर्रिक भी नज़र आया, कुछ हमने केसेस देखे भी, एक्शंस भी हुए। लेकिन जहां ट्रोलिंग की बात आती है या अब्यूज़ की बात आती है या प्रोपेगेंडा करने की बात आती है, किसी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने की बात आती है, तो वहाँ FIA या साइबर क्राइम विंग या कोई और इदारा, कोई और कानून मुतहर्रिक हो सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो कोई काम कर सकता है? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, थैंक यू। आपने बहुत अहम सवालात उठाए हैं, और जैसे हम देखते हैं कि हमारा 2016 से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास कर लिया है, और इसमें काफ़ी इस तरह के सेक्शंस हैं जो रेलेवेंट हैं। इसमें हेट स्पीच का सेक्शन है सेक्शन 11 में, फिर सेक्शन 20 और 21 जो हैं साइबर क्राइम एक्ट के, ये डील करते हैं आपके जो आपकी तस्वीरें गलत तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, ऑनलाइन मॉर्फ की जाती हैं, या बग़ैर इजाज़त के आपकी तस्वीरें खींच के लगाई जाती हैं ऑनलाइन, इसके ख़िलाफ़ भी आप एक्शन ले सकते हैं। और इसके अलावा सेक्शन 24 है जो कि साइबर स्टॉकिंग के ख़िलाफ़ जो है, आप अगर आपकी कोई स्टॉकिंग हो रही है तो आप उन पे केस कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आता है वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से आता है, ख़ासकर FIA की तरफ से। सबसे पहले तो एक मसला ये है कि FIA के पास रिसोर्सेज नाकाफ़ी हैं और कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और दूसरा मसला ये है कि हमारी जो रियासत और हुकूमत की प्रायोरिटीज़ है वो बहुत मुख्तलिफ है। जिस तरह आपने कहा कि उनको ज़्यादा जो मसला होता है वो इससे होता है कि रियासत या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तनकीद करता है तो उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन देखते हैं, एकदम से हो जाता है, उनके घर रेड हो जाते हैं, FIR हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर ख़वातीन हरासा की जा रही हैं या कोई कारकुन हरासा किए जा रहे हैं ऑनलाइन, तो उन केसेस में हमने देखा, और हमारी तंजीम ने इस पर रिसर्च भी किया है, उन केसेस में बहुत स्लो प्रोग्रेस होता है। और कराची में एक केस में एक कंप्लेनेंट की फ़ाइल भी जो है FIA से गुम हो गई, और FIA कोर्ट में आके बहाना ये बना रही है
चाहिए कि वो हमसे तो फाइल ही गुम गई है, तो हम इस केस पे आगे काम नहीं कर सकते। तो इस तरह की इनकॉम्पिटेंस जो है एजेंसीज़ की तरफ से, मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो डाले। और हमें ये भी चाहिए कि FI की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हमारे जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तानी लोग हैं, उनकी हिफाजत के लिए ज़्यादा काम करें, ये ना कि सिर्फ लेकिन जो आम आदमी है उसके हक की बात कौन करेगा? बेनज़ीर, आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में बड़ी देर से अटका हुआ है। एक होती है इंडिविजुअल हैसियत में कोई कमेंट करना या ट्रोल करना या धमकी देना या प्रोपेगेंडा करना, लेकिन बाज़ दफ़ा हमने देखा है कि बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा प्लान्ड लग रहा होता है एट टाइम्स। हाँ, टोलियों में, और एट टाइम्स जो टेक्स्ट लिख रहा होता है कोई एक इंडिविजुअल, वही टेक्स्ट ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट करके डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट औकात में, डिफरेंट लोगों के ज़रिए सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है या पोस्ट किया जा रहा है। तो ये बताइएगा, ये कितने इंस्टेंसेस हैं? ये हमें ही लग रहा है या ऐसा भी आपने देखा है? और बेनज़ीर, हम पूछ-पीछ से रहे हैं क्योंकि अगर तो देयर इज़ वन पर्सन और वन ऑर्गेनाइजेशन जिनके नीचे ये सारे ट्रोल्स काम कर रहे हैं, तो उनको पिन पॉइंट करके उनको बंद कराना या उनको पकड़ना तो शुड बी रिलेटिवली ईजियर। एक इंडिविजुअल के पीछे जाने से तो बेहतर ही होगा। मेरे ख्याल से सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो होता है, ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, जैसे आप भी बात कर रहे थे, लिफाफा जर्नलिस्ट, बायस और इस किस्म की चीज़ें जो कही जाती हैं, वो कोऑर्डिनेटेड अटैक, मुझे तो कोऑर्डिनेटेड अटैक ही लगता है। और देखिए ये चीज़ कि जब वफाकी वज़ीर जो हैं वो बैठ के, अभी आपने देखा PTI का अपना जो ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पर, उन्होंने मैसेजेस किए हुए थे कि सहाफ़ियों को कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए और किस किस्म की सहाफ़त करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये फीड इन करता है नैरेटिव को, और ये नैरेटिव को, जो भी नेगेटिव नैरेटिव होता है उसको ज़रा बूस्ट देता है। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है। सेलिब्रिटीज़ के ख़िलाफ़ भी मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है। मेरे ख्याल से मीशा शफ़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। चाहे आप किसी को भी सपोर्ट करते हो, एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, वही मैसेज बार बार कॉपी पेस्ट होता रहता है। लेकिन एक मैं पॉजिटिव ज़रूर कहूँगी, सोशल मीडिया से जो मुझे लगता है हमें मिला है ख़वातीन को, वो एक ग्रुप और एक कम्युनिटी हमें ख़वातीन को भी एक मिलती है। मेरे ख्याल से मीशा शफ़ी ने भी एक ट्वीट में ये बात कही थी कि इस किस्म की ख़वातीन ने उनको, या ऐसी ख़वातीन ने उनको सपोर्ट किया था जब ये केस चल रहा था, जिनको वो जानती तक नहीं थी, जिनको वो कभी मिली नहीं थी। और ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं कि जब हम अटैक होते हैं या कोई ख़वातीन सहाफ़ी अटैक होती हैं, तो हम उनकी सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे हम उनकी सहाफ़त से अग्री करते हो ना करते हो, बट हम उनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए जब उनके जो कॉलीग्स होते हैं पार्टी में, जो मिसोजिनिस्टिक किस्म के या सेक्सिस्ट किस्म के बयान देते हैं, तो वहाँ पे एक कम्युनिटी जो होती है, आपको ख़वातीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और ये मैंने अक्सर जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं, जब मैं उनसे मिलती हूँ, मैं अक्सर उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि आप क्यों नहीं आवाज़ उठाती। वो अब जवाब मुझे ये मिलता है, हमने इंटरनल पार्टी मीटिंग पे इस पे बात की थी। नहीं, इंटरनल पार्टी मीटिंग पे बात करना काफ़ी नहीं है, आपको पब्लिकली एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये बयान गलत है और ये बयान आपने जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, स्टैंड लेना, ये ही तो प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया पे एक आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टिव हो ही नहीं सकती, वो बहस और बहुत बदतमीज़ी में चली जाती है। तो इंसान जो है, यूजुअली लोग जो हैं वो स्टैंड लेने से डरते हैं। उनका एक बड़ा सॉलिड स्टैंड होगा, they will stick by it too, but on social media they will try their best कि हम ना डालें, because एक faceless army आ जाती है। individual attacks तो एक तरफ, obviously you have gone through it, I've gone through it, we are all going through it। ये जो hashtags trend होते हैं, इसका तो कोई आप कड़ी जोड़ सकते हैं या सोर्स लगा सकते हैं कि नंबर 1 पे गालियों के साथ ख़वातीन के नाम लिख के हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है। जब कोई चीज़ ट्रेंड करती है तो विच मीन्स कि हज़ारों लोग उस चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं। अब ये फ्लोट तो कहीं से किया होगा ना, किसी के दिमाग में तो ये चीज़ आई है, फलां की बेटी तो फलां की बहन, और इन्हीं टर्म्स के साथ हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। और बड़े मजहबी लोग भी अपने आप को जो समझते हैं, अब वो भी इसमें कूद पड़ेंगे। इतना मुश्किल नहीं है ट्रेस करना, जी बिल्कुल, और इतना मुश्किल नहीं है ट्रेस करना। अगर आप देखें कि कहाँ से शुरू हुआ, बड़ा आसान होता है। अगर आप इसको ट्विटर पे देखें कि कहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ, किसने शुरू किया और किस तरह शुरू हुआ और किस किस्म के अकाउंट्स इस ट्रेंड में हिस्सा ले रहे हैं, वो बड़ा आसान होता है। और ये देखें, बात जब होती है इग्नोर करने की, देखें ये एक तरह की बुलिंग होती है। आप बुली कर रहे हैं ताकि दूसरी साइड जो है वो पीछे हट जाए। कुछ ख़वातीन सेलिब्रिटीज़ की जब हम बात करते हैं हॉलीवुड में, उन्होंने ट्विटर इंस्टाग्राम छोड़ ही दिया है, क्योंकि वो कहते हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसका सामना करना बहुत मुश्किल है। बल्कि माइकल जैक्सन की मैं आपको मिसाल दूं, उनकी जो बेटी है पेरिस,
उनकी इतनी ज़्यादा इंटरनेट ट्रोलिंग हुई कि एक वक्त उन्होंने वीडियो पोस्ट की इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कहा मैंने खुदकुशी के बारे में भी सोचा क्योंकि इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं इग्नोर भी नहीं कर पा रही थी, मैं अकाउंट्स भी ब्लॉक करती थी, लेकिन फिर भी उन पे इतना असर हो रहा था। और ये सेलिब्रिटीज़ यूजली बड़ी यंग अगर लड़कियाँ होती हैं जो आती हैं, वो किस तरह इस चीज़ को हैंडल करें। और ये सेलिब्रिटीज तो एक तरफ बीएनयू की एक बच्ची थी, शी वाज अ यंग गर्ल, जिसने अपेरेंटली इसी वजह से खुदकुशी कर ली थी कि उसको अजीब से कमेंट आते थे। और हम सहाफ़ियों की बात कर रहे हैं, हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम ख़वातीन सियासतदानों की बात नहीं कर रहे। ख़वातीन सियासतदानों की अगर बात करें तो जो प्रोमिनेंट ख़वातीन सियासतदान हैं उनके साथ तो अल्लाह माफ़ करे, वैसे जो होता है वो तो ना ही पूछे। लेकिन इनमें से कितने लोग हैं जो एक्चुअली कंप्लेन की तरफ जाते हैं उसामा? कितने लोग हैं जिनको ये एवेन्यूज़ पता हैं या उन्हें नॉलेज है कि हाँ हम यहाँ जा सकते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे हमारी सुनी जा सकती है या इस प्लेटफॉर्म पे हमारे लिए कुछ किया जा सकता है? देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और हम अक्सर देखते हैं हमारे पास काफ़ी लोगों के कंप्लेंट्स आती हैं कि मेरे साथ इंटरनेट पे ये मसला हो चुका है। जब हम उन्हें ऑप्शंस देते हैं कि आप अभी एफआईए के पास कंप्लेन कर सकते हैं या कोर्ट में जा सकते हैं या पुलिस स्टेशन में, तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो एक तो उन्हें मसला ये होता है बदनामी का। ख़ासकर जो ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं अगर हम कोर्ट में जाएंगे या हम अदालत में जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, उनकी तरफ से जो रवैया होता है ख़वातीन के तरफ वो जो है बहुत अच्छा नहीं होता, नामुअज़्ज़ब होता है और उस वजह से काफ़ी लोग जो है अवॉइड करते जाने के। दूसरी बात यह है कि जब कोई कोर्ट चला भी जाता है या पुलिस के पास चला भी जाता है तो उसमें प्रोसेस में इतने मसाइल आते हैं, इतना तंग किया जाता है और वो खला की तरफ से भी इतनी गाली गलौज और घटिया किस्म के जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है, सवाल किए जाते हैं कि लोग उसमें से डर के जो है निकल जाते हैं। उसामा, यू आर सो राइट कि ऑनलाइन भी ट्रोलिंग हो रही होती है, हरासमेंट हो रही होती है, और जब वो फिजिकली जाके कहीं कंप्लेन करने की कोशिश करें तो वहाँ एक और लेवल की आपको हरासमेंट ही आप इसको कहेंगे जो होती है, तो इंसान फंस सा जाता है कि शुड वी कंप्लेन अबाउट दिस और जस्ट लेट इट बी। और इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो रिसोर्सेज का आता है कि आपको एक अच्छा वकील चाहिए होता है। जो अगर अच्छे वकील होते हैं उनकी जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सिक्योरिटी है, तो फिर जो है आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कोर्ट जाना। लेकिन अगर किसी गरीब घराने से कोई लोग हो या कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग ना हो तो उनका पुलिस के पास जाना या एफआईए के पास जाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो जस्टिस सिस्टम है इसमें बहुत सारी रुकावटें हैं और इन रुकावटों पे काम करना चाहिए, ताकि हुकूमत को भी चाहिए कि लोगों के लिए आसान हो पुलिस के पास जाना, कोर्ट के पास जाना और हर किसी को बराबरी के नज़र से देखा जाए। लेकिन हम देखते हैं हमारे माशरे में, हमारे कोर्ट में इस चीज़ को तो आसान और भी चीज़ों के लिए पुलिस पे जाना आसान होना चाहिए। बेनज़ीर, फाइनली मैं आपसे ज़रूर एज अ वुमन एंड मेनी पीपल आर वाचिंग, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पर्सनली आप किस तरह डील करती हैं? व्हाट डू यू डू? ऑफ कोर्स वी ब्लॉक देम, वी डोंट एंटरटेन देम, इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई आपने अपना ओपिनियन लिखा है उसके बाद आप फिर नीचे शायद ना पढ़ें कि लोग क्या लिख रहे हैं, मतलब अवॉइडेंस भी तो एक चीज़ है ना। व्हाट डू यू डू? मैं पहले तो अवॉइड करती थी, इग्नोर करती थी, बट वो अगेन आपकी टाइमलाइन इतनी वो फ्लड कर देते हैं इस किस्म के मैसेजेस के साथ कि अब मैंने या तो मैं म्यूट कर देती हूँ। ट्विटर पे काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, मैं ज़्यादातर ट्विटर ही इस्तेमाल करती हूँ। म्यूट करने का ऑप्शन होता है, ब्लॉक मैं करने की कोशिश करती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। और मैंने एक दो दफ़ा रिपोर्ट, बल्कि एक दो दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा रिपोर्ट किया है ट्विटर को, और बहुत कम ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें उन्होंने एक्चुअली एक्शन लिया है। मेरे ख्याल से शायद एक या दो दफ़ा उन्होंने किया है, इसके अलावा उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये है कि ये मेंटल प्रेशर होता है। बाज़ वक़ात ऐसा भी हुआ है कि मैंने बिल्कुल भी ट्विटर को बंद करके साइड पे रख दिया है ताकि मुझे देखना ना पड़े और इससे डील ना करना पड़े। बट ऑप्शंस बहुत कम है। देखिए, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से ठीक है हुकूमत की भी है, ये जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ख़वातीन के लिए। अगर हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमें जवाब आता है कि हम ये अकाउंट ब्लॉक नहीं करें, लेकिन वजह नहीं बताई जाती कि किस वजह से आपको ये अकाउंट या ये जो कंटेंट था ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा या अब्यूसिव नहीं लगा। तो ये इस तरह के मेजर्स सोशल मीडिया, फेसबुक, इनको भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत
लेकिन अब पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं तो मीशत की भी आजकल इतनी बात हो रही है कि मीशत को कैसे ठीक करना है। ख़वातीन सिर्फ 20 से 25% हैं जो आपके वर्कफोर्स में है और ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा ख़वातीन आएँ, पब्लिक वर्कफोर्स में आएँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आएँ, तो आपके लिए उनको एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे बहुत साइबर स्पेस ये ऑनलाइन इज नॉट अ स्पेस, इज अ सेफ एनवायरनमेंट एट ऑल। की बात कर ली, मुझे लगता है कि एक अच्छाई जो हमने रीसेंट पास्ट में देखी है, मी टू कैंपेन जो थी पूरी की पूरी, इट रन ऑनलाइन, और उसमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मीडियम्स ने प्रोवाइड किया फॉर वुमेन टू स्पीक अप एंड टू टेल द इंसिडेंट्स और फिर द वुमेन हु स्पोक अप, उनके साथ क्या हुआ, वो एक और लेवल ऑफ हैरेसमेंट आ गई। बात ये है, थैंक यू सो मच टू आवर गेस्ट उसामा खिलजी, बेनज़ीर शाह, आप लोगों ने भी दिया, एटलीस्ट एक्नॉलेज किया कि दैट देयर इज अ प्रॉब्लम आउट देयर। सॉरी टू से, लेकिन अगर साइबर स्पेस में इतनी खुली आज़ादी होती है और कत्ल हो सकते तो एक किलिंग स्प्री हो रही होती है उधर, बिकॉज पीपल आर ऑन अ वॉर फुटिंग ऑन साइबर स्पेस। वीडियो गेम टाइप मेरे ज़हन में इमेजिनेशन आ रही है। बिल्कुल, मतलब लोग एक दूसरे को मारने मरने पे तुले होते हैं, जो कि शायद इतनी हिम्मत ना हो कि आंखों में आंखें मिला सकें लाइव। तो इतना भी ना डरें, ऑनलाइन जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन ही शेर बने होते हैं, उसके बाद सामने उनके पास कोई फूक नहीं होती। तो लिहाजा गर्ल्स को तो मैं कहूँगी बी स्ट्रॉन्ग, ignore if you have to ignore. A few of them actually have been strong, और अभी लेटेस्ट एक स्कैंडल हमने सोशल मीडिया पर देखा है। एक बड़े मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं, व्लॉगर हैं, नाम नहीं हम ले रहे बगैर किसी तहकीक के, उन पे भी मुतादिद खवातीन ने इस किस्म के इल्ज़ाम जी, आज सुबह ही मैं पढ़ रही थी जी, और उसके बाद उनका भी रिप्लाई आया है, तो वो यू कैन फॉलो दैट ऑनलाइन एज वेल। सो सोशल मीडिया ने बहुत सी खवातीन को आवाज़ भी दी है टू टेल what they have been through. नेक्स्ट टाइम हम एक और शो करेंगे जिसमें हम जरा आदमियों की, मर्दों की भी ओपिनियन लेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ देम फील कि मी टू की वजह से उनको गलत चीज़ों पे हरास किया जा रहा है। वी नीड टू टेक दैट सीरियसली एज वेल। इस पे भी हम ज़रूर एक और डिटेल दूसरी बात डिस्कशन ये कि करेंगे। अगर सेलिब्रिटीज़ कपल देख लें, इकरा अजीज़ को कोई ये नहीं कह रहा कि आप कैसी लगती हैं या कैसी नहीं लगती हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री यासिर हुसैन को सब कह रहे हैं कि भाई इकरा आपने इनसे क्यों शादी कर ली। आप देख रहे हैं कि फिर फिजिकली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है मर्दों को भी, या किसी और यानी किसी हॉलीवुड के किसी सुपर लुकिंग गुड लुकिंग टाइप उस हीरो से करती, ब्रैड पिट टाइप से, हालांकि वो बूढ़ा हो गया, या किसी और खातून जो कि मशहूर हो और गुड लुकिंग हो, उनकी किसी एक नॉर्मल पाकिस्तानी लुकिंग आदमी से शादी हो जाए तो उस आदमी की भी ज़िंदगी आज़ाब हो जाती है। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की माशी टीम में एक बार फिर तब्दीली की खबरें गर्म हैं। टीम में तसलसल ना रहा तो पॉलिसीज़ में तसलसल कैसे रहेगा। इस्लामाबाद में FBI के चेयरमैन शब्बर जैदी की तब्दीली के बारे में बातें हो रही हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक शब्बर जैदी को इससे भी बड़ा ओहदा दिया जा सकता है, जिनमें वज़ीर मुमलकत बराए रेवेन्यू या फिर वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बराए रेवेन्यू का ओहदा शामिल है। राब्ता किए जाने पर चेयरमैन FBI का कहना था कि मैं इस मामले पर कोई राय नहीं देना चाहता। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद फैसला करेंगे। शब्बर जैदी को वज़ीर आज़म ने रवां बरस 10 मई को चेयरमैन FBI तैनात किया था। इत्तलात हैं कि FBI के सरबरा और उनकी टीम के अरकान के दरमियान एतमाद का फुकदान है। ताजिर बिरादरी भी शब्बर जैदी से खुश नहीं है, इसलिए उन्हें अब हटाया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ से डिटेल लेते हैं कि क्या इत्तलात हैं अशरफ के पास। अशरफ, एक बार फिर ये खबरें गर्म हैं कि हुकूमत की मौशी टीम में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। हुकूमती हल्के तस्दीक या तरदीद कर रहे हैं या खामोशी है इस सिलसिले में? सिर्फ कंट्रोवर्सीज़ हमेशा हुकूमत की तरफ से जनरेट होती हैं, अब फिर जनरेट हो रही है। पहले खबरें हैं कि शायद चेयरमैन FBI शब्बर रज़ा जैदी शब्बर रज़ा साहब को ये बनाना चाह रहे हैं, एडवाइज़र का रोल देकर मिनिस्टर के स्टेटस पे आप लेवल अप करना चाह रहे हैं। फिर खबर है कि नहीं, उनको नहीं बनाया जा रहा, वो चेयरमैन के तौर पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस तरह की कोई ना कोई खबर आती रहती है। अभी तक हुकूमती तरफ से कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है। शब्बर साहब को एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर एलिवेट करना है या नहीं करना, या उनको चेयरमैन कंटिन्यू करवाना है। चेयरमैन किसी को एक ये थी सुजेशन, किसी लेवल पर डिस्कशन ज़रूर हुई थी कि जो चेयरमैन FBI है वो सर्विस से होना चाहिए, कस्टम सर्विस से या इनलैंड रेवेन्यू सर्विस से, ताकि जो फ्रिक्शन आती है, ग्रुपिंग होती है चेयरमैन और मेंबर्स के दरमियान, जब बाकी रेगुलर ऑफिसर्स के दरमियान, वो ख़त्म हो जाए। बज़ाहिर तो अच्छी ये सुजेशन थी, लेकिन उसके बाद पे हुआ कुछ नहीं। ये भी एक हकीकत है कि पिछले 2-3 दिन से पहले जो अहम रूटीन में प्राइम मिनिस्टर साहब रूटीन की ब्रीफिंग लेते थे फाइनेंशियल इशूज़ पे, जिनमें हफीज़ शेख टीम को लीड करते थे, साथ हमाद अज़हर होते थे और चेयरमैन FBI सेक्रेटरी फाइनेंस होते थे। तो ये पिछले 2-3 दिन से मीटिंग का सिलसिला रुका हुआ है, वो ब्रीफिंग्स हो नहीं रही। उसकी वजह एक तो ये भी हो सकती है प्राइम मिनिस्टर की अपनी मसरूफियात, तो अमरीका का दौरा आ रहा है, अफगान पीस प्रोसेस चल रहा है और इस तरह के इशूज़ हैं। लेकिन ये भी हो सकता है
कि हफीज़ शेख साहब के बारे में कुछ ख़बरें हैं कि मौजूदा सेटअप से शायद वो इतने ज़्यादा खुश नहीं हैं। शायद वो नहीं चाहते शब्बर साहब को एडवाइज़र के स्टेटस तक एलिवेट किया जाए, क्योंकि शब्बर साहब का एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर एंड जहांगीर तरीन। अच्छा जी, ये भी बताइएगा अशरफ के हमाद अजहर साहब की वजारत की तब्दीली के दिनों में ये बात भी सामने आई थी कि ये तब्दीली हफीज़ शेख के मुतालबे पर की गई है, जो भी आप थोड़ा सा जिक्र भी आपने किया था। इस वक्त क्या हफीज़ शेख और हमाद अजहर मिलकर काम कर रहे हैं? कोई इख्तलाफात या मसाइल हों जो सामने आए हों? जहाँ तक वजारत ख़जाना जब गवर्नमेंट की इक़्तिसादी टीम है, उसमें जो इकनॉमिक स्फीयर डिवीजन है उनका कितना रोल होता नहीं है। उनका ज़्यादा जो इंटरेक्शन है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ होता है। हाँ, जब उनको FBR में एलिवेट करके मिनिस्टर का स्टेटस दिया था तब उनको उस पर हफीज़ शेख साहब ने बहुत रिजेंटमेंट की थी, जहाँ तक उन्होंने रिज़ाइन करने की बात की थी कि ये नहीं हो सकता कि वजारत ख़जाना अलहदा से चले और रेवेन्यू डिवीज़न अलहदा से चले, क्योंकि रेवेन्यू डिवीज़न तो एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें 6000 एम्प्लॉइज़ हैं, 5500 अरब रुपए का टैक्स का हदफ है उनका। FATF के इशूज़ से वो डील कर रहे हैं, IMF से वो डील करते रहे हैं, या जो इंटरनेशनल दूसरी इशूज़ हैं उन पर वो डील करते रहे हैं। OECD बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर उनका बहुत अहम रोल है। ये FBR में हफीज़ शेख मेरा नहीं ख्याल चाहेंगे कि कोई मिनिस्टर या मिनिस्टर के स्टेटस के साथ कोई और शख्स उधर आके बैठे, कोई और पर्सनैलिटी वहाँ पर आके विराजमान हो, क्योंकि माजी में पाकिस्तान की तारीख में आज तक वजारत ख़जाना के कंट्रोल में ही रहा है FBR। जब CBR था तब भी, जब FBR हुआ तब भी वज़ीर ख़जाना ही इनका वज़ीर रहा है, तो जहाँ ज़रूर रहे हैं। अब ये बताइएगा अशरफ कि असद उमर साहब के ज़माने में अब्दुल रज़ाक दाऊद भी बहुत मुतहर्रिक नज़र आते थे, हमें जो पिछले चंद हफ्तों से भी मंजर आम से ओझल हैं, उनकी क्या मसरूफियात हैं आजकल, या उन्हें ओझल कर दिया गया? सही पूछे तो जी जो ज़्यादा वेल कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ट्रेड मिनिस्ट्री और FBR है, जहाँ पर टैरिफ के इशूज़ होते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ के इशूज़ होते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ के इशूज़ होते हैं, कौन सी चीज़ की इंपोर्ट अलाउ करनी है, कौन सी चीज़ की इंपोर्ट अलाउ नहीं करनी, ये सारा FBR और ट्रेड मिनिस्ट्री ही मिलकर करते हैं। लेकिन जब बजट में कुछ गवर्नमेंट ने फैसले किए, हफीज़ शेख साहब ने आके किचन में ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड 5 सेक्टर थे उनको ज़ीरो रेट जो टैक्स था वो ख़त्म किया गया, उस पर रज़ाक दाऊद साहब ने एक अनाउंस का इजहार किया था। उन्होंने खुलेआम स्टेटमेंट भी दी थी कि वो इस फैसले की तायद नहीं कर सकते, इसकी मुखालफत करते रहेंगे, जिसका उन्होंने बयान भी दिया। उसके बाद वो खामोश रहे, फिर उनके इस्तीफ़े की खबरें भी आईं। उस वक्त वो पाकिस्तान से बाहर थे, उन वापस आके तरदीद तो कर दी, लेकिन उसके बाद उनका रोल इतना एक्टिव, इतना मुतहर्रिक नहीं रहा। पहले वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामलात में बहुत ज़्यादा असर और सूख था उनका, FBR में बहुत ज़्यादा असर सूख था उनका। हर वक्त असद उमर वो बैठ के बात करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कंसल्टेशंस होती थी, मीटिंग्स होती थी, लेकिन अब वो रोल उनका रिड्यूस हो गया काफ़ी हद तक। जो उन्होंने रिड्यूस किया है या हफीज़ शेख साहब ने उनका रोल मिनिमाइज़ कर दिया है, उसको ओवरशैडो नहीं करने दे रहे ट्रेड मिनिस्ट्री को। रज़ाक दाऊद साहब को ये एक अलहदा से चैप्टर है, लेकिन इस वक्त हफीज़ शेख जो हैं तनहा ऑल अलोन डूइंग एवरीथिंग। बहुत शुक्रिया अशरफ मलका, हमें बता रहे थे कि जी क्या चल रहा है इस्लामाबाद में। हुकूमती जो फाइनेंस टीम है, इकोनॉमिक टीम है, उसमें फिर से तब्दीली की इत्तलात जो हैं ज़रा अलार्मिंग हैं। ओके, क्रिकेट की बात की आज हमने? नहीं, आज छोड़ दिया आप, आज कैसे भूल गए? वही कह रहे हैं, आज कैसे भूल गए क्रिकेट की बात कर लेते हैं जल्दी से। आपको बताएं कि वर्ल्ड कप में 5वें नंबर पर आने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर ने ओहदे में तोसी ना लेने का ऐलान कर दिया है। और आपको पता है इंजमाम की हम बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि बात यहीं तक रुकेगी या अभी मजीद तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इंजमाम उल हक का कहना था कि 3 साल तक भरपूर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां संभाली और अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाई हैं। 31 जुलाई तक अपनी मुद्दत पूरी होने पर ओहदे से अलग हो जाऊंगा। सुन ले उन्होंने क्या कहा। मैं आगे इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता था मैंने 3 साल में अपने किया है। इस महीने के एंड तक टाइम है, मैं अपना ये टाइम पूरा करूँगा। क्रिकेटर हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर यही है। तो अगर बोर्ड मुझे इस सिलेक्शन के अलावा किसी चीज़ की ऑफ़र करेगा तो मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। सरफराज अहमद को कप्तान बरकरार रखने से मुताल्लिक सवाल पर इंजमाम उल हक ने कहा, कप्तानी का सवाल उनसे करें जिन्होंने कप्तान बनाना है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि किसी ने यहाँ नहीं रहना, बाद में आने वाले को भी जाना है। ज़ाहिर है नोबडी इज़ परमानेंट ऑन एनी पोजीशन। 3 साल पहले इंजमाम उल हक को कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया था। उनके दौर में पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे टीम में कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है। उनकी सिलेक्शन और जानिबदारी पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स बारहा सवालात उठाते रहे हैं। इंजमाम उल हक की बतौर चीफ सेलेक्टर ओहदे की मयाद
मियाद अप्रैल में ख़त्म हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी मुद्दत में वर्ल्ड कप तक तौसी कर दी थी और फिर उनकी वर्ल्ड कप में वहाँ मौजूदगी पर भी बहुत से सवालात उठ रहे थे। क्रिकेट के सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सिकंदर, थैंक यू। सिकंदर, इंजमाम तो मुद्दत पूरी होने के बाद अब जा रहे हैं, उन्होंने कहा एक्सटेंशन नहीं लेंगे। चीफ सेलेक्टर की हैसियत से उन्हें कहाँ रेट करते हैं आप? देखें, एक तो सबसे पहले आप मुझसे ये सवाल जरूर कीजिएगा कि नया सिलेक्टर किस किस्म का होना चाहिए। हाँ, वो तो हम बाद में पूछेंगे ना, पहले जाने वाले को सबसे तो पहले जज कर लें जरा। हाँ ठीक है, जाने वाले का ये है कि कोई जाता हमारे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जब हमारे अभी तक हफीज़ फंसे हुए हैं, अभी तक शोएब मलिक फंसे हुए हैं, वो निकलने को तैयार ही नहीं है, हमारी जान छोड़ने को तैयार नहीं है। इंजमामुल हक जब खुद रिटायर हुए थे तो उन्होंने 1 करोड़ रुपया मांगा था क्रिकेट बोर्ड से, तो क्रिकेट बोर्ड ने उनको रिटायर होने पर 1 करोड़ रुपया दिया था कि आप रिटायर हो जाएं। तो ये कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जाता, इनका बस चले तो ये सारी ज़िंदगी बैठे रहें। इनको कहा गया होगा कि जी अब सही है, अब जो नए वो जो MD हैं वो अपनी नई टीम बना रहे हैं, नई सिलेक्शन कमेटी बन रही है, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं। और आपको पता है कि वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस, ये सब कह रहे हैं कि जी हमने न्यूजीलैंड को हराया था, इंग्लैंड को हराया था, तो हम जो है तकरीबन वर्ल्ड चैंपियन हो गए। ऐसी कोई बात नहीं होती। आपने ये देख लीजिए कि एशिया कप से हम एशिया कप में फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किए। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ हम पिछले 40 साल बाद या 70 साल में पहली दफ़ा हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे, इंग्लैंड से हारे, और फिर वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल के क्वालिफाई नहीं किए। सिर्फ वजह ये थी कि सेलेक्टर साहब ने अपनी जो उनका विजन नहीं था, उन्होंने आखिरी वक्त में 2 फास्ट बॉलर्स आमिर और वहाब को आखिरी लम्हों में एंट्री दी। फ़हीम अशरफ पिछले 5 साल से पाकिस्तान टीम के साथ एज ए ऑलराउंडर उनको बाहर कर दिया। एक स्पिनर डेवलप करके नहीं दिया, एक ओपनर डेवलप करके नहीं दिया, एक ऑलराउंडर नहीं हमें ला कर दिया। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, कंप्लीट फेलियर थे। बस ये ज़रूर था कि उन्होंने जो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए थे हम भारत के साथ, उसमें जो नए लड़के थे बस उन्हीं पे कंसंट्रेट कर रहे थे, प्लस उनके जो नेफ्यू थे उनके पर उनकी कंसंट्रेशन थी, और ये सबसे बड़ा उनका फॉल्ट था। अच्छा सिकंदर, सॉरी लेकिन आपने तो पूरी चार्जशीट बना दी है, और व्हाट यू सेड अर्लियर अबाउट कि उन्होंने 1 करोड़ लेके रिटायर किए थे, मैं उधर ही थोड़ी सी फंस गई हूँ। बट एनीवे, ऑब्वियसली अब ये जा रहे हैं, देयर विल बी समबडी एल्स। एक तो नंबर 1, हु डू यू सी कि इनकी इस पोजीशन में चीफ सेलेक्टर की इस जो वैकेंसी हो जाएगी उसमें हु डू यू सी इज़ द बेस्ट पर्सन जो इधर आएगा, और कुछ अच्छी तब्दीलियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी टीम में? देखिए, सबसे पहले जो सिलेक्टर हो वो किसी का, उसका भतीजा भांजा बेटा क्रिकेट ना खेल रहा हो, ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए अलमिया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा कि कौन-कौन से लोग पावर में थे और उन्होंने अपने बच्चे भतीजे। सॉरी, आपको लग रहा है कि इमामुल हक इज नॉट टैलेंटेड एट ऑल, कि उन्हें होना ही नहीं चाहिए था, बस सिर्फ इंजमाम रिश्तेदार हैं तो फिर आप उन्हें? इमामुल हक टैलेंटेड थे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने इमाम का नाम लिया, आपने लिया, मैंने तो नहीं लिया। नहीं, आप इमाम इज अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर सुन तो लें आप। जी ठीक है, इमाम इज अ टैलेंटेड क्रिकेटर, मगर इमाम के साथ उन्होंने कोई और ओपनर को डेवलप नहीं किया। आपके पास कंप्लीट फेलियर थे फकर, आखिरी मैच से पहले इमाम भी फेलियर थे, आखिरी में उन्होंने 100 कर दिया, वरना वो भी कंप्लीट फेलियर थे। आपके पास डेस्क बेंच के ऊपर एक ओपनर नहीं बैठा था जो उनको रिप्लेस करता। ये बात थी या नहीं थी? ये चीज़ सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब यही चीज़ जो है, जब मियादाद थे वहाँ पे कोच, उन्होंने अपने नेफ्यू को खिलाया, इन्होंने अपने नेफ्यू को ज़बरदस्ती, मतलब है कि उन्होंने उनके लिए रास्ता साफ करके रखा था। इसलिए एक जो सेलेक्टर नया आए वो उसका कोई रिश्तेदार क्रिकेट बोर्ड में ना हो। सेलेक्टर जो हो दूसरे फ्रेंचाइज के लिए जाके सिलेक्शन ना करे, उनके लिए जाके काम ना करे, वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करे और ग्राउंड्स पे जाके लड़कों को देखे और नए लड़कों को हर पोजीशन के लिए, जैसे ओपनर्स हैं तो आपको 2 ओपनर नहीं रखने, कम से कम आपने 4 ओपनर्स को बना के रखना है, 3 ऑलराउंडर को डेवलप करना है, 6 फास्ट बॉलर्स को डेवलप करना है। ये उसका काम होना चाहिए। जो भी आदमी जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिसका कोई रिश्तेदार बच्चा खेल रहा होगा या किसी फ्रेंचाइज से उसका ताल्लुक होगा, वो कभी भी ऑनेस्ट सिलेक्शन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन किसी भी सिलेक्टर की है वो ये होनी चाहिए। ठीक है, और डू यू हैव एनी नेम्स इन माइंड सिकंदर? कोई नाम शाम कुछ देना चाहेंगे? यार देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग सारे लड़के ट्राई आउट हो चुके हैं। आमिर सोहेल भी ट्राई हो चुके हैं, मोइन खान भी ट्राई आउट हो चुके हैं, वसीम अकरम को तो मुख्तलिफ चीज़ों पे रखा जाता है, वक्कार यूनुस एज अ कोच ट्राई आउट हो चुके हैं, वो कभी भी सिलेक्टर नहीं बनेंगे, उसके लिए फुल टाइम आपको देना पड़ेगा। तो बहुत से लड़के जो हैं वो सब ट्राई हो चुके हैं, मगर वही है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो अब देखते हैं कि ये नए चॉइस जो मुझे लगता है कि उन्होंने चीफ सेलेक्टर से तो काम नहीं बनेगा ना, अगर आप कमेटी से हटाया है। आप चीफ सेलेक्टर की बात करेंगे तो सिर्फ उनकी तब्दीली
से काम नहीं बनेगा। अगर हमें वाकई बेहतरी लानी है, और बाय द वे वैसे हम हर वर्ल्ड कप के बाद ऐसा लगता है 92 के बाद से लेकर जितने भी हुए हैं यही बहस करते हैं कि जी अब सिस्टम में बेहतरी लानी होगी, अब ये सब कुछ ठीक करना होगा, और क्या तब्दीलियाँ लाई जाएँ। कोच की बात करें या स्टाफ की बात करें और दीगर जो लोग जो मैनेज करते हैं इन सब लोगों को, उनको भी जाना होगा, उनमें भी नए लोग आने चाहिए। फिर देखिए, आप अगर पड़ोसी मुल्क को देखें, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कह दिया है कि जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ और कोच है सब ख़त्म, आपने अगर रहना है तो रीअप्लाई करें, हम फिर से सबकी करेंगे। अच्छा, वहां पर भी झगड़ा शुरू हो चुका है कप्तानी के ऊपर। रोहित शर्मा और विराट कोहली का एक इशू खड़ा हो गया है। उन्होंने बीसीसीआई का, मैं कल पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर, कि उन्होंने फैसला किया है कि अब हो सकता है कि वो स्प्लिट कर दें, कि विराट कोहली को जो है वो सिर्फ टेस्ट के लिए कप्तान रखें और दूसरे जो रोहित शर्मा है उसको छोटे फॉर्मेट के लिए रखें। तो वहां पर भी बहुत सख्त किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं। अभी तक उनको विराट कोहली जो थे, पहले उन्होंने मना कर दिया था कि वेस्ट इंडीज़ नहीं जाएंगे। आज की खबर यह है कि उन्होंने कहा नहीं, मैं ज़रूर जाऊंगा वेस्ट इंडीज़, और जाकर हम जो हमारी क्रिकेट में हमारी नाकामी हुई है उसको मैं फिर से बिल्डअप करूंगा। जो मैं खुद कंप्लीट फेलियर रहा हूं, मैं उसको बिल्डअप करूंगा। वो खुद अब वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने मना कर दिया था। उसके अलावा उन्होंने धोनी का जो है अभी तक कोई फ्यूचर नहीं, वो सब कहते हैं धोनी को भाई 38 ईयर्स ओल्ड आप रिटायर हो जाएं, तो वो भी जो है उनका अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जिस तरह हमारी तरफ से हफीज़ और मलिक साहब जो है वो अभी T20 खेलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अल्लाह ही खैर करे। आप जो कप्तानी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कप्तानी भी स्प्लिट हो जाएगी। हम देखेंगे कि हो सकता है कि T20 के अंदर सरफराज रहें और दूसरे फॉर्मेट में हम नया कप्तान को आते हुए देख सकते हैं। और जो भी वाइस कैप्टन तो है नहीं, तो हम कप्तान किसको बनाएंगे? वैसे समझ से बाहर है। नहीं, देखें, अगर समझ से बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बाहर है इस वक्त आपके पास जो कैंडिडेट है वो परफॉर्मर होना चाहिए। देखें, सरफराज के साथ जो एक ही प्रॉब्लम हुई है, वो परफॉर्मर नहीं था, उसने परफॉर्म ही करके नहीं दिया। एक जगह भी उसने आके बैटिंग करके पाकिस्तान को मैच नहीं जिताया। तो बाबर आजम जो हैं वो एक कैंडिडेट हैं कि जो कि बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इमाद वसीम की बात करते हैं तो वो खुद इन एंड आउट हैं, उनकी खुद अपनी परफॉर्मेंस, वो ना स्पिनर है ना वो बैट्समैन है, वो बीच के मतलब है कि वो बस एक फिल इन द ब्लैंक है कि वो एक्चुअली बाबर के अलावा टू बी ऑनेस्ट हमें सिकंदर, ऑनेस्टली बाबर आजम का हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, उनके अलावा हमें कोई ऑप्शन लिटरली नजर भी नहीं आती। बट सिकंदर, वी डोंट हैव एनी मोर टाइम, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में आपको पता है एक अपेरेंटली शायद कुछ लोग वाकिफ हों, लेकिन एक मे बी नई फील्ड है बहुत से लोगों के लिए, क्वांटम साइंस या क्वांटम फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स बहुत अरसे से है। अब उसके कंप्यूटर्स जो हैं वो अपेरेंटली बन भी गए हैं और वो काम भी कर रहे हैं। कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की है। कैलगरी यूनिवर्सिटी से कैनेडियन प्रोफेसर हैं जो आए हुए थे, डॉक्टर बैरी सैंडर्स, उनसे मुलाकात की कल IBA कराची जाके, तो उनसे ज़रा देखते हैं क्या समझाएंगे। इंटरेस्टिंग, लेट्स वॉच। होती है कि जो भी मेहमान पर्टिकुलरली पाकिस्तान में किसी ख़ास मकसद के तहत आए, हम आपकी मुलाकात उससे कराएं। और तालीम के फ़रोग़ और तालीम की तरवीज के लिए जो भी यहाँ आता है दुनिया के किसी भी कोने से, हमारी कोशिश होती है कि भाई हम तो जाके मिल ही लें उनसे, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल जाता है। इस ज़बरदस्त क्लाउडी विंडी वेदर ऑफ कराची में हम IBA के मेन कैंपस में कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। डॉक्टर बैरी सैंडर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कनाडा से आए हैं और क्वांटम इंफॉर्मेशन और क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च हो रही है। समर स्कूल है, बहुत से रिसर्चर्स भी हैं, बहुत से स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की सबसे पहले तो कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ क्वांटम इंफॉर्मेशन। Dr. Barry Sanders, welcome to Pakistan once again. Probably this is your 9th time here. My 9th time here. It's like a second home now. I guess I'm sure you must be in love with it. That's why you keep coming back here and back and forth. So, Dr. Barry, you're here for the 9th time. You have been to LUMS, you have been to IBA, you have been to other institutions in Pakistan. But for a layman who is watching this right now, we have never really heard about quantum information or quantum physics. Would you kindly elaborate that to us in simple words so we can have a basic idea of what quantum information is? Sure. First, I'll tell you about quantum physics. So we have descriptions of the universe, the way we think weather works, the way geology works, all this. We have simple terms that are described like Isaac Newton did. This is known as classical physics, some kind of objective reality. Quantum physics is this weird set of laws that we usually only use to describe nuclei, atoms, and molecules. It's a strange world that would be hard to describe in just a few minutes. And nowadays we're working to make these laws work on a much larger scale. So we're trying to build computers and communication and other information systems
using these special laws. So have you been able to build these computers and information system using the quantum information or not? Yeah, we are making quantum computers. They actually compute. There are quantum computers actually commercially available. You can buy them. You can access them on the cloud. And they're faster and they're more effective than the usual computers that we use in everyday life? So the purpose of quantum computers is not really to make them faster. It's that there are some problems that we think we can never solve on a regular computer. On a regular computer. And so for certain problems, they're not just faster, they make impossible to solve problems easy. Oh, brilliant, brilliant, brilliant. But only in certain cases. Only in certain cases. So here in Pakistan, here in Karachi, you are having a seminar, a lecture on quantum information. Who are your attendees? Are they researchers or students or other professors as well? What kind of discussions are you guys having? And you must have met a lot of students and researchers before as well. In this particular industry and field, do you see any scope here in Pakistan? Yeah, so the lectures are pitched to computer science people, even though I'm a physicist. It's really the computer scientists that we need to bring on board to solve a lot of the hard problems. The people in the lectures include students, professors, and people from industry. Is there a potential for Pakistan? Absolutely. Pakistan actually has an excellent history in quantum physics. One of the Nobel laureates in nuclear physics came from Pakistan. There's a fantastic tradition involvement with CERN. So there is a great education system and a great knowledge base to be able to tackle the quantum physics. Pakistan also has students who've gone abroad and are coming back. In fact, some of my own collaborators and two former students from Calgary are professors here in Karachi. So there is an increasing knowledge base here, and Pakistan can do very well. A lot of the problems outstanding now are theoretical in nature, so it's not necessary to do a large investment and experiment. Theorists are around, and I think that support is really important. Brilliant. So, Dr. Sanders, although we have spoken about quantum information, not much, but in the limited time that we have, but other than, giving lectures and meeting students and researchers, what do you like here in Pakistan? It's the 9th visit to Pakistan. You've been to Lahore, you've been to Islamabad, you've been to Karachi. What is your favorite thing of the visit so far? Of course, I love the people here, but maybe the food as well. The food is delicious. Actually, what really fascinates me is the archaeological sites and the history. Pakistan has thousands of years of history, and I love going to see the sites. And after this lecture is done, I'm going to go to Mohenjo-Daro. Oh, wonderful! Which I'm really excited around. You should plan a visit to Mehergarh as well, because that is reportedly the oldest civilization on the face of this earth. It goes back to 7,000 years BC. It's in Balochistan and not that far. It's nearby. I think I have to come back again to go to that one. Yes. Thank you for your time, and we wish you good luck for the seminar. Thank you very much. Thank you. Pleasure meeting you. भाई कैंपस बड़ा पसंद आया था और मौसम भी अच्छा था और हमने जो है ना कुछ खाना पीना भी कर लिया था वहाँ पे। लेकिन काफ़ी मैं वैसे कभी कभार अफसोस करती हूँ कि इतनी अच्छी जगह पे गए और मुझे नहीं लेके गया ये वो, लेकिन आज इस बार मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा। बड़ी मुश्किल बातें थी, मुझसे नहीं समझ आई मुझे। हाँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पूछूं भी ना इस मौजू पे, तो इसलिए मैं तो इसी बात पर सरप्राइज हूँ कि आप चले गए।